पुस्तक 14 अध्याय 1 घर वापसी। ब्रांड जिया की दुनिया। स्टिल वाटर कमांड्री। सरपेंटविंग झील के ऊपर हवा में एक लहर सी उठी। अंदर से सादे कपड़ों में एक युवक बाहर आया। उसके बगल में एक बर्फीला सफेद शिकारी कुत्ता और उसकी बाहों में एक छोटा सा नीला सांप था। हम वापस आ गए। जी निंग सरपेंटविंग झील की ओर नीचे देखता रहा। उसने धीरे से बुदबुदाया, जब मैं यहाँ से गया था तो कितनी दयनीय हालत में भागा था, लेकिन अब कोई भी मुझे जी निंग दोबारा जाने के लिए मजबूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। निंग को इस झील से किसी भी चीज से ज्यादा लगाव था। अगर यंग फ्लेम कबीला उस समय उससे कहीं ज्यादा ताकतवर न होता तो निंग उससे अलग होने का दुख कैसे सह पाता। झटपट एक ही कदम में निंग ब्राइट हार्ट द्वीप पर पहुंच गया, जो सरपेंटविंग झील के बिल्कुल बीच में था। ब्राइट हार्ट द्वीप की सभी इमारतें फिर से बनाई जा चुकी थीं। वहां काफी नौकर और पहरेदार मौजूद थे। निंग रेत में आगे बढ़ते हुए हर चीज और हर किसी को चुपचाप देखता रहा। उसकी दिव्य अनुभूति ने बहुत पहले ही पूरे द्वीप को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब मैं भागा था तब यंग फ्लेम कबीले ने ब्राइट हार्ट द्वीप को तहस नहस कर दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे फिर से बनाया जाएगा और यह बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा ये पहले दिखता था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मैं पहचानता हूँ। मैं कल्पना करता हूँ कि बड़ी बहन ऑटम लीफ अभी भी 10,000 तलवारों के शहर में है। निंग ब्राइट हार्ट द्वीप पर घूमने निकला। वह उस जगह पर भी गया जहाँ ऑटम लीफ पहले रुका था, और वह जगह भी जहाँ कभी उसके पिता रहा करते थे। नौकरों और पहरेदारों ने उसे बिल्कुल नहीं देखा। सरपेंटविंग झील का ब्राइट हार्ट द्वीप निंग का घर था। घर आना वाकई एक अद्भुत एहसास था। इस बार किसी को भी ब्राइट हार्ट द्वीप को फिर से नष्ट करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। निंग ने धीरे से कहा, अंकल वाइट, यह आप पर निर्भर करेगा। निंग के पीछे खड़ा व्हाइट वाटर हाउंड बोला, मैंने माउंट इनहॉट की कई भव्य संरचनाओं का विश्लेषण किया है, और संरचनाओं पर कुछ गुप्त ग्रंथों में सर्वोच्च शक्ति की कुछ छिपी हुई संरचनाएं भी हैं। हालांकि मैंने उन सभी को पूरी तरह से नहीं समझा है, बस निर्देशों के अनुसार उन्हें स्थापित करना आसान साबित होगा। भविष्य में पूरा स्वेलो पर्वत क्षेत्र, उसके सभी लाखों किलोमीटर भव्य संरचनाओं की सैकड़ों परतों से घिरा होगा। संरचनाओं के भीतर संरचनाएं, संरचनाओं के भीतर संरचनाएं, यहाँ तक कि दिव्य अमर भी घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। अच्छा, निंग ने सिर हिलाया। एक शक्तिशाली स्कूल या संप्रदाय निश्चित रूप से अपने मुख्यालय के चारों ओर कई भयानक संरचनाएं बनाएगा। किसी संरचना को स्थापित करने के लिए पहले एक दुर्जेय संरचना तकनीक सीखनी पड़ती थी, और फिर उसे स्थापित करने के लिए पर्याप्त खजाने खरीदने पड़ते थे। इस प्रकार प्रमुख विद्यालयों की संरचनाएं आमतौर पर उस विद्यालय के शिष्यों की आने वाली पीढ़ियों द्वारा निर्मित की जाती थीं। किसी विद्यालय का इतिहास जितना लंबा होता, उसकी बहुस्तरीय संरचनाएं उतनी ही जटिल और शक्तिशाली होती, इतनी कि किसी भी शत्रु को झिझकने पर मजबूर कर देती। यद्यपि निंग और व्हाइट वाटर हाउंड का इतना लंबा इतिहास और पृष्ठभूमि नहीं थी, फिर भी वे माउंट इनहॉट के शिष्य थे। आमतौर पर प्रशिक्षण ग्रंथों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए अंकल व्हाइट ने दिव्य महल की छठी मंजिल पर जो प्रशिक्षण ग्रंथ प्राप्त किए थे, वे पहले से ही तीनों लोगों के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षणों में से कुछ थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अनगिनत दुर्जेय प्रशिक्षण सीखे थे। कुछ में तो उन्होंने पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी, जबकि कुछ में नहीं। लेकिन जिनमें उन्होंने महारत हासिल नहीं की थी, उन्हें भी वे निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित कर सकते थे। अंकल व्हाइट, लिटिल किंग ने कहा, मैंने सुना है कि कुछ प्रमुख स्कूल सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और ये सभी पूरी तरह से संरचनाओं से ढके हुए हैं, जिनमें से कुछ लूज इमॉर्टल्स और सेलेस्टियल इमॉर्टल्स की पीढ़ियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी संरचनाएं उनकी संरचनाओं से कमजोर न हों। हम माउंट इनहॉट के हैं, हमारी संरचनाएं उन तथाकथित बड़े स्कूलों की संरचनाओं से कहीं ज्यादा गहरी हैं, अंकल व्हाइट ने आत्मविश्वास से कहा। पर्याप्त जादुई खजानों के साथ मैं पूरे स्वेलो माउंटेन को एक अटूट स्टील के गुंबद में बदल सकता हूँ। ठीक है, जब समय आएगा तो चलो शाही राजधानी की यात्रा करते हैं और कुछ निर्माण सामग्री खरीदते हैं। अंकल व्हाइट, सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए और एक सूची बनाओ, निंग ने कहा। मैं करूंगा। मैं कुछ सबसे बेहतरीन मारक संरचनाएं बनाऊंगा जो मैंने उन संरचना पुस्तिकाओं से सीखी हैं। थोड़ी देर बाद 10,000 तलवारों के शहर के बाहर शहर के दरवाजे खुले थे। निंग एक बर्फीले सफेद कुत्ते को शहर के दरवाजों से अंदर ले गया। दरबान उन्हें बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। स्वाभाविक रूप से वे उनका रास्ता नहीं रोकेंगे। ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, निंग ने धीरे से कहा। पहले 10,000 तलवारों वाले शहर में बहुत से साधारण लोग रहते थे और सड़कों पर बहुत से फेरी वाले खड़े रहते थे। अब सब कुछ बदल गया है। यहाँ बहुत कम लोग हैं। 10,000 तलवारों के शहर के कई पूर्व आवासों को ध्वस्त कर दिया गया था और पूरे शहर को पूरी तरह से सुंदर तरीके से पुनर्निर्मित किया गया था। शहर में अब और भी ज्यादा सैनिक थे, और भी बहुत से पुरुष और महिलाएं थीं जो बेहद खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। मैं भी इस जगह को मुश्किल से पहचान पा रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 10,000 तलवारों का शहर किसी विशाल निजी संपत्ति में तब्दील हो गया हो। अंकल व्हाइट ने हैरानी से आह भरी। फुफ। निंग अपनी दिव्य भावना के साथ आगे बढ़ा। एक जगह पर दो शक्तिशाली अमर दिराराशिस आराम से शराब की चुस्कियां ले रहे थे। अमर डोहे और अमर विचसुई, उनके चेहरे अचानक बदल गए। उन्हें एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली, लगभग कुचलने वाली दिव्य अनुभूति का आभास हुआ जो उनके पास से गुजर रही थी। सिर्फ इसी दिव्य अनुभूति से वे बता सकते थे कि धारक सामान्य लूज इमॉर्टल्स और अर्क इमॉर्टल्स से कहीं ऊपर था। लूज इमॉर्टल्स में इतनी भयानक दिव्य अनुभूति होना अत्यंत दुर्लभ था। अच्छा नहीं, अमर डोहे और अमर विचसुई दोनों चौंक गए।
दुश्मन, इंतजार। उनके चेहरों पर तुरंत उलझन के भाव उभर आए। दैवीय अनुभूति कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। साथ ही ताओवादी जीनिंग, दोनों ने अविश्वास भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। लेकिन जब उन्होंने दोबारा ध्यान से देखा तो दिव्य अनुभूति का वह उभार वाकई जीनिंग का ही था। हालांकि वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और मनोहर था। अमर विचसुई, अमर डोहे, हम थोड़ी देर में डार्क नॉर्थ पैलेस में मिलेंगे। निंग ने मन ही मन संदेश भेजा। ठीक है। दो डायर मॉन्स्टर इमॉर्टल्स ने सहमति व्यक्त की। 10,000 तलवारों के शहर के एकांत आंगन में ऑटम लीफ अपने फूलों की देखभाल कर रही थी। पिछले कुछ दशकों से वह अकेली रह रही थी और चुपचाप अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। बिना किसी योजना के उसने एक बड़ी सफलता हासिल की और शुरुआती वांशियांक स्तर तक पहुंच गई। हालांकि निंग ने पहले उसकी कुछ मदद की थी और हालांकि यह आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण था कि जीवंश के पास अब एक अद्भुत दाव भंडार था। उसकी अपनी प्रतिभा भी स्पष्ट रूप से असाधारण थी। आंटी, एक युवक अंदर आया। उसके चेहरे पर अपार खुशी और आंखों में तड़प थी। आंटी, आंटी, मेरी तलवारबाजी दुनिया के साथ एक स्तर पर पहुंच गई है। ओह, ऑटम लीफ ने मुड़कर उस युवक की ओर मुस्कुराते हुए कहा। दुनिया के साथ एक, ठीक है। जब मैं साहसिक कार्य कर रहा था और डायर मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था तो अचानक मुझे एक सफलता मिली और मेरी तलवारबाजी दुनिया के साथ एक स्तर पर पहुंच गई। युवक ने उत्साह से कहा। आंटी, आपने मुझसे वादा किया था कि जब मैं दुनिया के साथ एक स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो आप मुझे एक शक्तिशाली तलवारबाजी सिखाएंगी। ऑटम लीफ मुस्कुराई, लेकिन अचानक उसका शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में अविश्वास और खुशी के भाव उभर आए। युवक तुरंत हैरान हो गया। छोटे रॉकी, जल्दी करो और वापस चलो। आंटी को कुछ काम है, ऑटम लीफ ने कहा। लेकिन आंटी, आपने मुझे तलवारबाजी सिखाने का वादा किया था। युवक थोड़ा हिचकिचा रहा था, जाने को तैयार नहीं था। अभी वापस जाओ, ऑटम लीफ ने कहा। ठीक है। युवक असहाय होकर मुड़ा और चला गया। युवक के जाने के बाद आंगन में फिर से सन्नाटा छा गया। ऑटम लीफ जल्दी जल्दी आसपास की जगह को बेचैनी से घूर रही थी। उस जानी पहचानी शक्ल को ढूंढ रही थी। और ठीक उसी समय एक फर पोशाकधारी युवक अचानक कहीं से उसके सामने कुछ ही दूरी पर प्रकट हो गया। युवा मालिक। ऑटम लीफ के चेहरे पर उत्साह का भाव था। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा हमेशा दिखता था। उसमें जरा भी बदलाव नहीं आया था। युवा मालिक, आप वापस आ गए। ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। क्या तुम जाओगे? ऑटम लीफ ने धीरे से पूछा। इस बार नहीं, निंग ने कहा। ऑटम लीफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बार बार सिर हिलाया। ऑटम लीफ आपका बहुत ख्याल रखेगी, युवा स्वामी। अगर कोई और मेरी देखभाल करे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो अंकल ट्रूकीप और बाकियों से मिलते हैं। ठीक है। ऑटम लीफ तुरंत उसके पीछे चली गई। 10,000 तलवारों का शहर, डार्क नॉर्थ पैलेस। 10,000 तलवारों वाले शहर के पूर्ण पुनर्निर्माण के बाद पूरे जीवंश का सबसे महत्वपूर्ण महल डार्क नॉर्थ पैलेस यहीं बना। बेशक इसका नाम निंग की अपनी ताओवादी उपाधि के नाम पर डार्क नॉर्थ रखा गया था। जब से अमर भाग्य सम्मेलन में निंग की जीत की खबर फैली थी तब से पूरे जीवंश ने जोरदार जश्न मनाया था। यह एक ऐसा गौरव था जिसकी जीवंश ने अपने पूरे इतिहास में कभी कल्पना भी नहीं की थी। निंग जीवंश के संपूर्ण इतिहास में सबसे गौरवशाली व्यक्ति बन गई थी। अंकल ट्रूकीप, ग्रैनी शैडो, इम्मोर्टल डोहे, इम्मोर्टल विचसुई। निंग डार्क नॉर्थ पैलेस में चली गई। फिर उन्हें पुकारा। महल में केवल 4 लोग ही मौजूद थे। जाहिर है निंग की वापसी की खबर बहुत चौंकाने वाली और अचानक थी। जीवंश के किसी भी अन्य शक्तिशाली व्यक्ति को अभी तक इसकी सूचना नहीं दी गई थी। उसकी वापसी को अभी गुप्त रखा जाना था। यह अच्छा है कि तुम वापस आ गए। यह अच्छा है कि तुम वापस आ गए। दादी छाया ने निंग की ओर देखा। उसकी आंखों में उत्साह और खुशी का भाव था। पूर्व कुलपति और अन्य लोग कहाँ हैं? निंग खुद को पूछे बिना नहीं रह सका, क्योंकि वे अपने जीवन काल के अंतिम चरण में पहुंच गए थे। मेरे बड़े भाई और आह जिंग दोनों का निधन हो गया, दादी छाया ने आह भरी। उनके जाने के बाद मैंने अपना सारा समय अकेले दाव भंडार में बिताया, अपने अंत का इंतजार करते हुए। किसने सोचा था कि इतने लंबे समय तक वहां रहने के बाद मैं वास्तव में एक अप्रत्याशित सफलता हासिल करूंगी। निंग ने आह भरी। पूर्व कुलपति G9 फायर और साथ ही पुरानी नौकरानी आह जिंग दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। पुरानी पीढ़ी में से केवल दादी छाया ही बची थीं। हालांकि मरने से पहले उन्हें पता चला कि आप निंग अमर भाग्य के सम्मेलन की विजेता बन गई हैं, दादी छाया ने उत्साह से कहा। वे उत्साहित और गौरवान्वित दोनों थे। हमारे जीवंश ने वास्तव में एक वंशज को जन्म दिया जो पूरे ग्रैंड जिया राजवंश के सबसे गौरवशाली व्यक्तियों में से एक बना। ये हमारे पूरे वंश के लिए एक अतुलनीय सम्मान है। ठीक है, विजेता बनने के बाद आप अचानक 30 साल के लिए गायब हो गईं। क्या आप दाव का अध्ययन करने के लिए किसी दिव्य अमर का अनुसरण करने गई थीं? पास में खड़ी अमर विचसुई ने हंसते हुए कहा। केवल एक सच्चा अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कॉन्क्लेव का चैंपियन बन सकता है। ऐसी प्रतिभा का किसी दिव्य अमर द्वारा स्वीकार किया जाना बिल्कुल सामान्य बात है। वास्तव में शुद्ध यांग सच्चे अमर और स्वर्ग के देवता भी ऐसे शिष्यों को स्वीकार करने पर विचार करेंगे। अमर विचसुई दिव्य अमर विचरिवर के वंश का था। स्वाभाविक रूप से वह सच्चे अमर और स्वर्ग के देवताओं के बारे में जानता था। मैं वास्तव में पढ़ाई करने के लिए निकला था, निंग ने सिर हिलाकर कहा। निंग ने अपने 30 साल से ज्यादा समय तक गायब रहने का कारण पहले ही तैयार कर लिया था। कारण ये था कि वह पढ़ाई करने के लिए निकला था। किसके साथ पढ़ रहा था?
उसका गुरु कौन था, ये तो एक राज होगा। ये जितना रहस्यमय लगता, उतनी ही सावधानी बरतने वालों में यह और भी ज्यादा सावधानी बरतता। अगर मेरी नजर सही है। साथ ही दाववादी जीनिंग, अब आप एक शून्य स्तर के पृथ्वी अमर हैं। अमर डोहे ने हंसते हुए कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही ताओवादी जीनिंग के दोनों आत्मा जानवर शून्य स्तर के पृथ्वी अमर बन गए हैं। पास के अमर चुड़ैलसुई ने कहा। क्या? ग्रैनी शैडो, पैट्रियार्क जी ट्रूकीप और ऑटम लीफ सभी आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। हालांकि वे इस बात से बहुत खुश थे कि निंग शून्य स्तर का पृथ्वी अमर बन गया था, लेकिन यह उनकी उम्मीद के मुताबिक ही था, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले निंग के प्राइमल ट्विन के बारे में सुना था जो लूज इमॉर्टल्स को मारने में सक्षम है। चूंकि निंग भी एक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ दाव का अध्ययन करने गया था, तो अब शून्य स्तर पर पहुंचकर पृथ्वी अमर बन जाना उसके लिए क्या अजीब बात थी। लेकिन ये दोनों आत्मा जानवर भी शून्य स्तर के पृथ्वी अमर बन गए थे। ठीक है, निंग मुस्कुराई और सिर हिलाया, फिर बोली, मैं देख सकती हूँ कि जी कबीला काफी बदल गया है। राजकुमारी शीवे की मदद से यंगफ्लेम कबीले ने जी कबीले के इलाके में जो दस्ते तैनात किए थे वे बहुत पहले ही चले गए। ट्रूकीप ने अपनी जिज्ञासा को शांत किया, फिर समझाया, और अमर भाग्य सम्मेलन में आपने जो अतिरिक्त प्रसिद्धि और गौरव प्राप्त किया है जीनिंग, अब हमारे जी कबीले का विरोध करने की हिम्मत कौन करेगा। हमने विस्तार नहीं किया है, हम बस स्वेलो माउंटेन के आसपास स्थिर होते रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में स्वेलो माउंटेन की सुरक्षा मजबूत हो गई है। निंग ने सिर हिलाया। हमारा जी कबीला इतना नहीं बदला है। तुलनात्मक रूप से स्टिलवाटर कमांड्री कहीं ज्यादा बदल गई है। ट्रूकीप ने आह भरी। पूरी स्टिलवाटर कमांड्री अब उस स्थिति से बहुत अलग है जब तुम गए थे। यहाँ तक कि स्टिलवाटर का मार्क्विस भी बदल गया है। स्टिलवाटर का मार्क्विस बदल गया है? निंग हैरान था। किसके? स्टिलवाटर के मार्क्विस पद के लिए दो प्रमुख दावेदार नॉर्थमोट यिन और नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर थे। ट्रूकीप ने कहा, स्टिलवाटर के वर्तमान मार्क्विस नॉर्थमोट यिन हैं। पुस्तक 14, अध्याय 2। जी निंग वापस आ गई है। नॉर्थमोट यिन। निंग चौंका। तो फिर नॉर्थमोट बायवेई और उसके पिता नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर का क्या हुआ? निंग ने जल्दी से पूछा, क्या वे ठीक हैं? प्राचीन कुलों के बीच आपसी संघर्ष अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी हो सकते थे। आमतौर पर हारने वालों का अंत बहुत बुरा होता था। मुझे आपके और नॉर्थमोट बायवेई के बीच के रिश्ते के बारे में पता है, जी ट्रूकीप ने कहा, इसलिए मैं इस मामले से वाकिफ रहा। नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर और उसका बेटा स्टिलवाटर सिटी में और नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर एस्टेट में रहते हैं। हालांकि उनकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उन्हें मरने का कोई खतरा नहीं है। निंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। फिर भी वह काफी हैरान था। उसकी समझ के अनुसार स्टिलवाटर के नॉर्थमोट कबीले में मार्क्विस के पद के लिए संघर्ष बेहद क्रूर और बर्बर होगा। हारने वाले को उनकी जागीर से बेदखल कर दिया जाएगा और शायद स्टिलवाटर शहर से कहीं और भी निकाल दिया जाएगा। किसी बेहद गंभीर मामले में उन्हें कबीले के लिए उसे अपने अधीन करने के काम के साथ एक बिल्कुल अलग छोटी दुनिया में भी भेजा जा सकता था। वहाँ वे अपने जीवन का अंतिम समय जी सकते थे। अप्रत्याशित रूप से नॉर्थमोट यिन के मार्क्विस बन जाने के बाद उसका सबसे शक्तिशाली दुश्मन नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर अभी भी स्टिलवाटर शहर में रहने में सक्षम था। चाय की केतली उबालने में लगने वाले समय के बाद निंग ने अपने सवाल खत्म किए और थोड़ा निश्चिंत महसूस किया। फिर उसने कहा, मैं एक यात्रा पर जा रहा हूँ। मुझे 10 दिन या आधे महीने में वापस आ जाना चाहिए। जी निंग, दादी छाया ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, बाहरी दुनिया इस समय बहुत अस्त व्यस्त है। तुम्हें सावधान रहना होगा। अव्यवस्थित? निंग हैरान था। यह अव्यवस्थित क्यों है? ट्रूकीप ने समझाया, हमारा जी कबीला यहाँ स्वेलो माउंटेन पर स्थायी रूप से बसा हुआ है, इसलिए हमें बाहरी दुनिया की अराजकता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि हम ये जरूर जानते हैं कि पिछले 20-30 सालों में स्टिलवाटर कमांड्री के कई कबीले और कुलों का सफाया हो चुका है। पूरा स्टिलवाटर कमांड्री इस समय भारी उथल पुथल की स्थिति में है। बेशक नष्ट हुए कबीले और जनजातियां सभी काफी कमजोर कबीले थे जिनके पास कोई अमर नहीं था, लेकिन फिर भी कई ऐसे कबीले थे जो नष्ट हुए थे और जिनकी तुलना स्नोड्रैगन माउंटेन के अपने सुनहरे दिनों से की जा सकती थी। क्या? निंग को लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। स्टिलवाटर कमांड्री में स्नोड्रैगन माउंटेन के बराबर की शक्तियां पहले से ही काफी मजबूत थीं। इसके विपरीत जिन शक्तियों की रक्षा अमर देवता करते हैं उन्हें वास्तव में प्रथम श्रेणी का माना जाएगा। उनके ऊपर 8 सर्वोच्च शक्तियां होंगी, ब्लैक व्हाइट कॉलेज, स्काई स्प्लिटर स्वॉर्ड सेक्ट, 100 फ्लावर्स फेयरीलैंड, हेवनली सेंट चर्च, ब्लड गॉड चर्च, ड्रैगन हंटर कबीला, ईस्टरिवर कबीला और ब्लूवुड कबीला। सबसे सर्वोच्च शक्तियां बेशक नॉर्थमोट कबीले के साथ साथ स्थानीय रेन ड्रैगन गार्ड थीं। स्नोड्रैगन पर्वत के बराबर की शक्तियां, इन सभी की जड़ें बेहद गहरी और स्थिर हैं। इनमें से किसी एक का भी 1000 सालों में भी मिट जाना दुर्लभ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इनमें से कई 20 से 30 सालों में ही मिट गईं? निंग ने कहा, जी कबीला यहीं स्वेलो माउंटेन पर रहता है। हमें ज्यादा यकीन नहीं है, ट्रूकीप ने कहा। निंग ने भौहें चढ़ाईं। जब निंग ने माउंट इनहॉट छोड़ा था तो उसके गुरु ने उसे तीनों लोगों के भीतर की खतरनाक अंतर्धाराओं के बारे में चेतावनी दी थी और दावा किया था कि वह खुद भी गिर सकता है। अब स्टिलवाटर कमांड्री लौटने पर उसने पाया कि स्थानीय क्षेत्र पहले से ही अराजक होने लगे थे। स्टिलवाटर कमांड्री में मची अफरा तफरी के पीछे शायद कोई बड़ा राज छिपा है। निंग मन ही मन सोच रहा था, लगता है मुझे जितना सोचा था उससे भी ज्यादा सावधान रहना होगा। अगर मास्टर को भी बेहद सावधान रहना होगा तो मेरे पास जो थोड़ी सी शक्ति है वो भी कुछ नहीं है। दादी साया, अंकल ट्रूकीप, निंग ने तुरंत कहा। स्टिलवाटर कमांड्री में मची अफरा तफरी को देखते हुए आपकी कार्रवाई सही है।
हमारे जी कबीले के लिए बेहतर यही है कि वे स्वेलो माउंटेन पर शांति से रहें। मैं एक यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं लगभग 10 दिन में वापस आ जाऊंगा। ऑटम लीफ, मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं, मेरे लौटने का यहीं इंतजार करो। ठीक है, ऑटम लीफ ने सिर हिलाया। अमर डोहे, अमर विचसुई, मेरे जी कबीले की सुरक्षा आपके प्रयासों पर निर्भर करेगी, निंग ने कहा। हम तो बस वही कर रहे हैं जो उचित है। साथ ही ताओवादी जी निंग, आपने हम सभी को अमर संपदा से बचाया है, हमारा मदद करना उचित और उचित है, अमर विचसुई ने जल्दी से कहा। अमर संपदा के राक्षस भी यहाँ स्वेलो पर्वत पर रह रहे हैं। हम साथ मिलकर समृद्ध होंगे या जी वंश के साथ मिलकर नष्ट हो जाएंगे, अमर डोहे ने भी गर्मजोशी से कहा। अतीत में अपने वंश की खातिर उन्होंने 1000 साल की शपथ ली थी, लेकिन अब जब निंग शून्य स्तर के पृथ्वी अमर के रूप में वापस आ गया था और उसके 2 आत्मिक प्राणी भी, तो उनके व्यवहार में काफी बदलाव आ गया था। स्टिलवाटर सिटी से कुछ 1000 किलोमीटर दूर हवा में एक लहर सी उठी। फिर एक फर पहने युवक बाहर निकला। उसके बगल में एक बर्फीला सफेद शिकारी कुत्ता था। निंग की बाह पर एक छोटा सा नीला सांप लिपटा हुआ था। सांप ने अपना छोटा सा सिर उठाया, दूर तक देखा, फिर उत्साह से बोला, आखिरकार हम स्टिलवाटर सिटी पहुंच ही गए। हा, मैं छोटी किंग शून्य स्तर की पृथ्वी अमर बन गई हूँ। अब तो मुझे यहाँ स्टिलवाटर सिटी में भी विशेषज्ञ माना जाएगा। स्वूश, निंग हवा में उड़ते हुए स्टिलवाटर सिटी की ओर बढ़ गया। मैं वापस आ गया हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मास्टर ब्लैक व्हाइट कॉलेज में है। निंग ने तुरंत दूर स्थित ब्लैक व्हाइट कॉलेज को देखा। जब निंग वहां से गया था तब अमर डायनाकाय खुद को शांत करने के लिए साहसिक कार्य पर निकल गया था। तब से लगभग 40 साल बीत चुके थे। निंग सोच रहा था कि क्या वह अभी तक वापस आया है। फुफकार, निंग सीधे ब्लैक व्हाइट कॉलेज में उड़ गया। स्टिलवाटर के मार्क्विसेट के भीतर कई क्रिस्टल ग्लोब हवा में मंडरा रहे थे और प्रत्येक पर एक अमर साधक की नजर थी। कोई सीधे स्टिलवाटर शहर में उड़कर आया है। एक साधक ने तुरंत उस दृश्य को नोटिस कर लिया जो देखे गए क्रिस्टल बॉल में से एक में दिखाई दिया था। उसने तुरंत इसकी सूचना जोर से दी और जल्द ही किसी और ने उसकी रिपोर्ट की पुष्टि कर दी। एक फर पहने युवक, एक नीला स्काई स्नैक, एक व्हाइट वाटर हाउंड। यह व्यक्ति वही होना चाहिए जो 30 साल से भी पहले अमर भाग्य के सम्मेलन का चैंपियन बना था, फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। निपुण डार्कनॉर्थ, जी निंग। अडेप्ट डार्कनॉर्थ से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट्स को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। जल्दी से इसकी रिपोर्ट करो। जल्द ही यह खुफिया रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को हस्तांतरित कर दी गई। स्टिलवाटर का नॉर्थमोस्ट कबीला अपने कब्जे वाले इलाके पर बेहद कड़ी निगरानी रखता था। कम से कम स्टिलवाटर शहर में जो कोई भी खुले में उड़ने की हिम्मत करता था उसकी कड़ी जांच की जाती थी। दरअसल जब भी स्टिलवाटर के विशाल क्षेत्र में कहीं भी तात्विक ऊर्जा की कोई विशेष रूप से शक्तिशाली लहर आती तो उसे खोजकर उसकी जांच की जाती। उदाहरण के लिए जब अमर फायर ड्रैगन ने स्वेलो माउंटेन में सफलता प्राप्त की तो स्टिलवाटर के नॉर्थमोस्ट कबीले ने तुरंत इसकी खोज कर ली। जी निंग, वह जी निंग जो अमर भाग्य सम्मेलन के बाद 30 साल से भी अधिक समय पहले गायब हो गई थी। ये जानकारी तुरंत कुलपति को दी जानी चाहिए। सही, ये खबर लगातार फैलती रही और जल्द ही ये खबर स्वर्गीय अमर हंचमोट तक पहुंच गई। एक कुबड़ा बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफेद थे और जिसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था, एक कदम आगे बढ़ा और हवा में दिखाई दिया। फिर वह ब्लैक व्हाइट कॉलेज की दिशा में उड़ गया। मैंने सुना है कि क्रिम्सन ब्राइट लीग के स्वॉर्ड इमॉर्टल एवरग्रीन ने जी निंग को अपना शिष्य बनाने का इरादा किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जी निंग ने उन्हें अपना गुरु नहीं बनाया, नहीं उन्होंने किसी अन्य अमर देवता या देवत्व क्रिम्सन ब्राइट से जुड़े किसी अन्य स्वर्ग देवता का शिष्यत्व ग्रहण किया। दरअसल क्रिम्सन ब्राइट लीग के अमर देवताओं को बिल्कुल भी पता नहीं है कि जी निंग कहाँ हैं। दिव्य अमर हंचमोच चुपचाप इस पर विचार कर रहे थे। निंग के गायब होने से कुछ समय के लिए हलचल मच गई थी। ये समझना जरूरी है कि लू डोंगबिन जैसे शुद्ध यांग सच्चे अमर भी निंग को अपना शिष्य बनाने में रुचि रखते थे और वास्तव में लू डोंगबिन इसके लिए बेहद उत्सुक भी थे। हालांकि ग्रैंड जिया सम्राट ने निंग को क्रिम्सन ब्राइट लीग के लिए रखने पर जोर देते हुए इस बात से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अंत में कॉन्क्लेव के लिए स्काईलाइट पैलेस में आए लगभग सभी लोग दिव्य अमर थे। ये खबर तेजी से फैल गई थी। वे सभी दिव्य अमर दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट के अधीन थे, इसलिए वे सभी इस मामले की जांच कर रहे थे। उन सभी को पता चल गया था कि स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन ने निंग को अपना शिष्य बनाना चाहा था, लेकिन निंग ने मना कर दिया था और गायब हो गया था। हालांकि चाहे जितनी भी खोजबीन की जाए, दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट के अधीन कोई भी अमर यह पता नहीं लगा सका कि निंग को किसने अपना शिष्य बनाया था। सभी ने अनुमान लगाया कि निंग शायद दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट के पक्ष में शामिल नहीं हुआ होगा। तो फिर जी निंग कहाँ चली गई थी? उसने स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन को अपना गुरु क्यों नहीं बनाया? उसने किसे अपना गुरु बना रखा था, या उसका कोई गुरु था भी या नहीं? क्या वह अकेला भटक रहा था? यह एक रहस्य बन गया। लगता है आप सब लोग खुशनुमा बातचीत कर रहे हैं। कर्मचारी पकड़े हुए दिव्य अमर हंचमोट ब्लैक व्हाइट कॉलेज के हेडमास्टर हॉल के सामने पहुंचे। वे अंदर गए और अपनी लंबी भौहों वाली गहरी निगाहों से लोगों को अपनी ओर खींचा। यहाँ 10 से ज्यादा अमर इकट्ठा थे। 30 साल पहले ब्लैक व्हाइट कॉलेज में इतने अमर नहीं थे। हालांकि पिछले कुछ समय में स्टिलवाटर कमांड्री बहुत अव्यवस्थित हो गई थी और इसलिए गहन ज्ञानोदय वाले आदिम दाववादी जैसे कि दाववादी जेडेसी जो पहले अपना समय ले रहे थे, सभी ने अपनी सफलताएं हासिल करने का फैसला किया। वे सभी शून्य स्तर पर पहुंच गए थे और पृथ्वी अमर बन गए थे। वरिष्ठ हंचमोट तुरंत श्वेत अश्वेत महाविद्यालय के सभी अमर लोगों ने आदरपूर्वक सलामी दी।
निंग ने भी सलामी दी। वरिष्ठ हंचमोट जी निंग लौट आए। दिव्य अमर हंचमोट ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठीं। अभी तो सिर्फ 30 साल हुए हैं, लेकिन तुम और तुम्हारे आत्मिक प्राणी दोनों ही पृथ्वी अमर के रूप में शून्य स्तर पर पहुंच गए हो। राक्षस हम इंसानों की तुलना में बहुत धीरे धीरे प्रशिक्षण लेते हैं, लेकिन तुम्हारे दोनों आत्मिक प्राणी दोनों शून्य स्तर पर पहुंच गए हैं। लगता है पिछले 30 से ज्यादा साल तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती साबित हुए हैं। पास ही खड़े छोटे कद के बुजुर्ग अमर फाइवक्रेज ने भावुक होकर आह भरी। हम भी इसी पर चर्चा कर रहे थे। शून्य स्तर का पृथ्वी अमर बनना कोई आसान काम नहीं है। निंग और उसके दोनों आत्मिक प्राणी, खैर हमारे श्वेत श्याम कॉलेज में अब 3 और पृथ्वी अमर हो गए हैं। स्वाभाविक रूप से हम सभी बेहद खुश हैं। दिव्य अमर हंचमोट ने सिर हिलाया, फिर कहा, युवा मित्र जी निंग, तुम इतने साल पहले गायब हो गई थी और काफी ध्यान आकर्षित किया था। तुम पिछले कुछ समय से कहाँ गई थी? निंग मुस्कुराया, मैं गुरु बनने और पढ़ाई करने गया था। किसी गुरु को चुनो। दिव्य अमर हंचमोट उत्सुक हो गया। उसने जल्दी से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन? निंग ने कहा, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें यह नहीं बता सका। दिव्य अमर हंचमोट हंसा, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन मन ही मन बुदबुदाया, लगता है त्रिलोक की कोई शक्ति उसे लेकर भाग गई होगी, इसीलिए वह अपने स्वामी का नाम नहीं लेना चाहता। मुझे लगता है वह कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता। हालांकि उसके स्वामी का इतना दुस्साहसी होना इस बात का संकेत है कि वह एक दुर्जेय व्यक्ति है। निंग ने अपने गुरु के विरुद्ध कौन सा कदम उठाया? ये प्रश्न वाकई बहुत पेचीदा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी शक्ति जो निंग को अपना शिष्य बनाती, कम से कम कुछ हद तक तो पिता क्रिम्सन राइट के पक्ष को नाराज करती। फिर भी क्रिम्सन राइट लीग निंग के प्रति व्यक्तिगत रूप से कोई द्वेष नहीं रखती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर किसी को शिष्य बनाना था तो शिष्य का तैयार होना जरूरी था। सच्चे अमर, स्वर्ग के देवता, पिता किसी भी शिष्य को अपना शिष्य बनाने से पहले उससे पूछना जरूरी था कि क्या शिष्य उसे गुरु के रूप में स्वीकार करने को तैयार है। अगर निंग तैयार नहीं होता तो कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता था। निंग का किसी और के साथ भागकर उसे अपना गुरु बनाना, इसका मतलब था कि ग्रैंड जिया सम्राट को चुपचाप यह नुकसान सहना होगा। यदि आप मुक्त हैं युवा मित्र जी निंग, तो आप स्टिलवाटर के मार्क्विसेट का दौरा कर सकते हैं। स्वर्गीय अमर हंचमोट ने हंसते हुए कहा। जरूर, निंग ने कहा। ठीक है, मैं अब तुम्हारे साथियों के साथ तुम्हारे मिलन में कोई बाधा नहीं डालूंगा। दिव्य अमर हंचमोट तुरंत मुड़ा, अपनी टेढ़ी मेढ़ी छड़ी पर टिका हुआ और शालीनता से चला गया। हॉल के भीतर, जी निंग, स्टिलवाटर कमांड्री में अभी थोड़ी अराजकता है। तुम्हें सावधान रहना होगा। हालांकि हमारा ब्लैक व्हाइट कॉलेज स्टिलवाटर के नॉर्थमोट कबीले के पक्ष में है। हम बिना किसी कारण के यूं ही बेवकूफी से खुद को उनके लिए समर्पित करके मर नहीं सकते। इमॉर्टल फाइवक्रेज ने धीमी आवाज में कहा। वहां मौजूद बाकी सभी लूज इमॉर्टल्स और अर्थ इमॉर्टल्स ने सिर हिलाया और निंग की ओर देखा। जी निंग और स्लोपी दाओइस्ट उनके ब्लैक व्हाइट कॉलेज के 2 शक्तिशाली भविष्य के स्तंभ थे। वे नहीं चाहते थे कि निंग का फायदा उठाया जाए। निंग ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। ठीक है, क्या मेरे गुरु ब्लैक व्हाइट कॉलेज लौट आए हैं? तुम्हारे गुरु कुछ दिन पहले ही वापस आए हैं। वे अभी बंद कमरे में ध्यान कर रहे हैं। बहुत संभव है कि वे जल्द ही दिव्य क्लेश का प्रयास करने वाले हों, अमर फाइवक्रेज ने कहा। संकट। निंग आश्चर्यचकित था। पुस्तक 14, अध्याय 3, रक्त देवता चर्च। जल्द ही जी निंग की मुलाकात अमर डायनाकाई से हुई। एक शांत एकांत आंगन में अमर मदिरा से भरा एक लौकी, 2 प्याले, एक गुरु और एक शिष्य थे। दोनों मदिरा पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। गुरुजी, मैंने आपके ध्यान में बाधा तो नहीं डाली? निंग ने पूछा। मैं तो बस साधारण ध्यान कर रहा था। मैं अचानक ज्ञानोदय की प्रज्ञा अवस्था में नहीं था। इसमें क्या बाधा है? अमर डायनाकाई ने निंग की ओर देखा, फिर संतुष्टि से सिर हिलाया। जी निंग, तुम पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। जब तुम पहली बार मेरे संरक्षण में आई तो तुम एक अंगर जेड का टुकड़ा थी। तुम काफी छोटी थी, लेकिन अब तुम्हारी दिव्य अनुभूति मुझसे भी थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली है। तुम सचमुच एक अद्वितीय प्रतिभा हो जो सिर्फ 30 साल के प्रशिक्षण के बाद कॉन्क्लेव की विजेता बन गई। यदि आप मेरी इतनी प्रशंसा करते रहेंगे गुरुजी, तो मैं खुशी से झूमने लगूंगी। निंग ने हंसते हुए मजाक किया। तुम छोटे बदमाश। अमर डायनाकाई हंसे, फिर अपना सिर हिलाया। निंग ने गंभीरता से कहा, गुरुजी, क्या आप सचमुच जल्द ही दिव्य क्लेश का सामना करने की योजना बना रहे हैं? यह ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। आप इसे संभालने में जरा भी अति आत्मविश्वासी नहीं हो सकते। मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है। अनगिनत पृथ्वी अमर और मुक्त अमर हैं, लेकिन पूरे ग्रैंड जिया विश्व में 10 लाख वर्षों में एक भी दिव्य अमर का जन्म होना दुर्लभ है। अमर डायनाकाई ने आगे कहा, लेकिन समय बदल रहा है। पिछले 20-30 वर्षों में कई पृथ्वी अमर हुए हैं जिन्होंने अपने दिव्य कष्टों पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की और ग्रैंड जिया विश्व में दिव्य अमर बन गए। 1 से अधिक। निंग आश्चर्यचकित था। ठीक है, अमर डायनाकाई ने सिर हिलाया। तूफान जितना बड़ा होता है उतने ही ज्यादा विशेषज्ञ अंदर से पैदा होते हैं, और मेरे पिछले प्रशिक्षण काल में मेरा अवचेतन मन मुझे बता रहा था कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। अगर मुझे अपने कष्टों पर विजय पाकर दिव्य अमर बनना है तो मुझे इस तूफान के आने से पहले ऐसा करना होगा, तभी मुझे मौका मिलेगा। अगर मैं देर करूं तो शायद मैं इसी तूफान में मर जाऊंगा। निंग मन ही मन हैरान हो गया। एक अमर की अवचेतन संवेदनाएं आमतौर पर बहुत सटीक होती हैं। सच तो ये है कि जब से वह ग्रैंड जिया की दुनिया में लौटा था, निंग को भी अवचेतन रूप से ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक तूफान आने वाला है।
हालांकि उसे यह एहसास नहीं था कि उसे इससे पहले ही सफलता हासिल कर लेनी चाहिए। जाहिर है 8-9 रहस्यमय कला के प्रशिक्षण में अपनी सफलता के साथ निंग के बचने की संभावना अमर डायनाकाई से कहीं ज्यादा थी। मास्टर, निंग ने अचानक अपना हाथ हिलाया और किताबों का एक आदमी जितना ऊंचा ढेर अचानक प्रकट हो गया। यह क्या है? अमर डायनाकाई ने हैरान होकर कहा। एक दाव भंडार, निंग ने कहा। गुरुजी, आप इन 3 पुस्तकों को देख सकते हैं। निंग ने ढेर से 3 मोटी किताबें निकालीं। अमर डायनाकाई ने तुरंत तीनों पुस्तकें स्वीकार कर लीं और फिर उन्हें पलटने लगीं। ये पुस्तकें निंग ने क्रिसेंट दुनिया में राक्षस राजाओं और दुष्ट कुलपिता को मारकर हासिल की थीं। ये समझना जरूरी है कि ये शक्तिशाली व्यक्ति आमतौर पर बेहद आत्मविश्वासी होते थे। अन्य शक्तियों को अपने दाव भंडार नष्ट करने से रोकने के लिए वे आमतौर पर हर समय एक प्रति अपने साथ रखते थे। जब फ्लेमविंग राजा ने क्यूई साम्राज्य को नष्ट किया था तो उसने क्यूई साम्राज्य के दाव भंडार का एक हिस्सा हासिल कर लिया था, जो अब स्वाभाविक रूप से निंग के पास भी था। एक बेहतरीन तलवारबाजी। अमर डायनाकाई की आंखें चमक रही थीं जब वह दूसरी किताब पलट रहा था। उसने उत्साह से कहा, ये सीधे ग्रैंड दाव तक ले जाती है। निंग हंसा। ये समझना जरूरी है कि क्यूई साम्राज्य को 10 लाख किलोमीटर तक फैले साम्राज्य की स्थापना में केवल कुछ हजार साल लगे थे। उसका दाव भंडार कितना अद्भुत था। पूर्वी धाराओं के 12 राक्षस राजा और दुष्ट कुलपिता सभी दिव्य अमरों के समान थे। उनके द्वारा बनाए गए दाव भंडार भी उतने ही अद्भुत थे। हालांकि वे माउंट इनहॉट के भंडार के आसपास भी नहीं पहुंच सकते थे, फिर भी उनके भंडार श्वेत महाविद्यालय के भंडारों से 10 गुना बेहतर थे। जी निंग, ये दाव भंडार। अमर डायनाकाई ने निंग की ओर देखा। चिंता मत कीजिए गुरुदेव, आपके शिष्य ने इन्हें अपनी शक्ति से अर्जित किया है। इनके साथ कोई बंधन नहीं है। गुरुदेव, मैंने इन्हें आपके लिए और श्वेत श्याम महाविद्यालय के लिए तैयार किया है, निंग ने कहा। पुराने कुलपति के नियमों के अनुसार माउंट इनहॉट की सर्वोच्च कलाएं किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल नहीं सिखाई जानी थीं। हालांकि निंग ने राक्षस राजाओं और दुष्ट कुलपति से जो तकनीकें सीखी थीं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। श्वेत श्याम महाविद्यालय में 10 से ज्यादा पृथ्वी अमर और मुक्त अमर थे और सभी असाधारण थे। इन दाव भंडारों के साथ उनकी शक्ति का स्तर एक बार फिर बढ़ जाएगा। जी कबीले के बारे में क्या? निंग ने जी वंश के लिए प्रतियां बनाने के लिए स्याही तकनीक का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा निंग का मानना था कि जैसे जैसे वह और शक्तिशाली होता जाएगा, उसके द्वारा प्राप्त दाव भंडार भी और अधिक दुर्जेय होते जाएंगे। अपने पिता के सपनों के लिए, दिवंगत कुलपति नाइनफायर और अन्य लोगों के सपनों के लिए और जी वंश के वंशज होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से जी वंश को फलने फूलने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वाह वाह वाह, ये दाव भंडार सभी अद्भुत हैं। अमर डायनाकाई सचमुच उत्साहित थी। आपने जो 3 तलवार कला नियमावलियां चुनी हैं, वे सभी मेरे लिए बहुत मददगार हैं और मुझे अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। मुझे तुरंत बंद कमरे में ध्यान में जाकर उन पर चिंतन करना चाहिए। अब मेरे कष्टों पर विजय पाने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ गई हैं। निंग ने सिर हिलाया। ये तीनों तलवार कला नियमावलियां संपूर्ण 3 पैर वाली तलवार के बराबर थीं। ये तलवार के ताव पर सचमुच शानदार ग्रंथ थे। वर्तमान श्वेत श्याम महाविद्यालय में 0 स्तर पर केवल 2 तलवार अमर थे, जी निंग और अमर डायनाकाई। इन ग्रंथों के लिए कोई भी अमर डायनाकाई से नहीं लड़ता था। आश्चर्यजनक, श्वेत श्याम महाविद्यालय के सभी पृथ्वी अमर और मुक्त अमर अब अमर डायनाकाई के यहाँ एकत्रित हुए। ताव भंडारों के ढेर देखकर वे सभी तुरंत प्रसन्न हो गए। दिव्य क्षमता, सद्गुण की 9 धुनें। दिव्य क्षमता, रक्तछाया से बचाव। गुप्त कला, 1000 स्टार सोल स्कोर। एक शुद्ध यांग स्तरीय की शोधन तकनीक। हमारे श्वेत श्याम कॉलेज में कोई शुद्ध यांग स्तरीय की शोधन तकनीक नहीं है। ये भी एक शुद्ध यांग स्तर की रिफाइनिंग तकनीक है। यहाँ एक संरचना है। क्या ये संरचनाएं बनाने की तकनीक है? दाव पर तरह तरह की किताबें मौजूद थीं। लूज इमॉर्टल्स और अर्थ इमॉर्टल्स पढ़ते हुए अपनी रगों में खून खौलता हुआ महसूस कर सकते थे। निंग ने बस चुपचाप आह भरी। माउंट इनहॉट में दावफादर स्तर की कई की शोधन तकनीकें थीं। दावफादरों द्वारा निर्मित कई तलवारबाजी कलाएं थीं, लेकिन दुर्भाग्य से माउंट इनहॉट तकनीकें दूसरों को नहीं सिखाई जा सकीं। इसलिए वह अपने स्कूल को केवल राक्षस राजाओं और दुष्ट कुलपति के भंडार ही दे सका, और फिर भी यह उन्हें खुशी से पागल करने के लिए काफी था। ब्लैक व्हाइट कॉलेज के अर्थ इमॉर्टल्स और लूज इमॉर्टल्स सभी असाधारण व्यक्ति थे। पहले उनके पास कोई उच्च स्तरीय दाव भंडार नहीं था। अब जब निंग ने उन्हें एक दे दिया था तो यह निश्चित था कि उन सभी की शक्ति में फिर से वृद्धि होगी। यहाँ तक कि अमर 5 का दीवाना भी जोर जोर से हंस रहा था। इस दाव भंडार के साथ हमारे श्वेत श्याम कॉलेज का भाग्य 10 गुना बढ़ गया है। अमर भाग्य सम्मेलन के दौरान जब नन्हा स्लोपी शीर्ष 6 में आया और जी निंग विजेता बनी, तो मुझे पता था कि हमारे श्वेत श्याम कॉलेज के लिए अपार भाग्य का युग आने वाला है। और आज मैंने आखिरकार उस भाग्य का फल देखा है। इस दाव भंडार के साथ मैं भी कम से कम 10,000 साल और जी सकता हूँ। अमर फाइवक्रेज ने यह अनुमान लगाया था कि लगभग 9 शताब्दियों के बाद वह 3 आपदाओं और 9 क्लेशों के अगले परीक्षण का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन इन नए दाव भंडारों के साथ उसकी अंतर्दृष्टि गहरी हो जाएगी और उसकी ताकत बढ़ जाएगी। स्वाभाविक रूप से अब वह लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम होगा। रात, जी निंग और अमर डायनाकाई ब्लैक व्हाइट कॉलेज के अंदर एक रास्ते पर चल रहे थे। जी निंग, दाव भंडार किसी भी स्कूल की नींव होता है। इन नए स्कूलों के साथ श्वेत श्याम कॉलेज और भी शक्तिशाली हो जाएगा और पूरे ग्रैंड जिया राजवंश के कुछ सर्वोच्च स्कूलों के बराबर हो जाएगा। अमर डायनाकाई ने निंग की ओर देखा।
ये सब तुम्हारी वजह से है। इस बार तुमने जो योगदान दिया है वह बहुत ही महान है। कुछ शिष्यों ने शक्तिशाली ताव भंडार अपने ही कुलों को देना पसंद किया। उनके लिए अपने संप्रदाय को इतना कुछ देना बहुत दुर्लभ था। वास्तव में कुछ भी नहीं था। निंग ने अपना सिर हिलाया। इस समय सिर्फ स्टिलवाटर कमांड्री ही अराजकता की स्थिति में नहीं है। पूरे ग्रैंड जिया जगत में खतरनाक अंतर्धाराएं हैं जो हर तरह की मुसीबतें पैदा कर रही हैं। इन दाव भंडारों के साथ हमारे श्वेत श्याम महाविद्यालय के सर्वोच्च लूज इमॉर्टल्स और अर्क इमॉर्टल्स शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाएंगे। परिणामस्वरूप श्वेत श्याम महाविद्यालय के और भी सदस्य इस तूफान से बच पाएंगे। अमर डायनाकाई ने निंग की ओर देखा। ऐसे नाजुक क्षण में एक दाव भंडार का आना तूफान के गुजर जाने के बाद आने वाले 10 दाव भंडारों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। निंग हैरान था। गुरुजी, हमारी स्टिलवाटर कमांड्री इतनी अराजकता में कैसे है, तुम्हें नहीं पता? अमर डायनाकाई को समझ नहीं आया। निंग ने कहा, मैं अभी ग्रैंड जिया में लौटा हूँ और आपके ध्यान समाप्त होने से पहले मुझे पुराने भाई फाइवक्रेज के साथ ज्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिला मास्टर। अमर डायनाकाई ने सिर हिलाया। तो मैं तुम्हें एक मोटा मोटा अंदाजा देती हूँ। स्टिलवाटर कमांड्री, ठीक है, लगभग 10 साल पहले तुम्हारे उस दोस्त नॉर्थमोट बाईवे पर हत्या का प्रयास हुआ था और वह लगभग मर ही गया था। हत्या का प्रयास यहीं स्टिलवाटर सिटी में हुआ था। क्या? निंग चौंक गया। स्टिलवाटर सिटी के अंदर? लेकिन ये तो ग्रैंड जिया राजवंश को सीधी चुनौती है। ग्रैंड जिया के कमांड्री शहरों में हिंसा वर्जित थी। यही कानून था। जब यंग फ्लेम कबीले के लोगों ने इम्मोर्टल फ्लोटिक्लाउड जैसे लोगों को भेजा तो वे डेथस्वॉन को भेज रहे थे जो मरने को तैयार थे। नॉर्थमोट बाईवे अब कैसा है? निंग ने पूछा। वह भाग्यशाली था कि बच गया और इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी हालत ठीक है, अमर डायनाकाई ने कहा। पिछले 20-30 सालों में स्टिलवाटर कमांड्री में 100 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। हालांकि हम सभी को शक है कि इनके पीछे ब्लड गॉड चच का हाथ था। ये सिर्फ हमारा शक है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के ग्रैंड जिया राजवंश का हस्तक्षेप उचित नहीं है। निंग ने हैरान होकर कहा, ब्लड गॉड चच स्टिलवाटर कमांड्री की 8 महान शक्तियों में से एक। उनमें इस तरह की दृष्टता है। स्टिलवाटर सिटी में 100 से अधिक हत्याएं, ये बहुत पागलपन था। क्यों नहीं करेंगे? उनमें तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा दुस्साहस है। अमर डायनाकाई ने सिर हिलाया। ब्लड गॉड चच हमेशा से पागलों का एक संग रहा है और हाल के दिनों में वे अद्भुत शक्ति के साथ सामने आए हैं। हाल ही में उनका नॉर्थमोट कबीले से कई बार आमना सामना हुआ और हर बार असल में नॉर्थमोट कबीला ही नुकसान में रहा। क्या? निंग को यकीन ही नहीं हो रहा था। स्टिलवाटर के नॉर्थमोट कबीले के पास इस पूरे इलाके का मार्क्विसेट था। ब्लड गॉड चच यहाँ की 8 सबसे ताकतवर ताकतों में से एक था। तार्किक रूप से अगर नॉर्थमोट कबीला ब्लड गॉड चच से निपटना चाहता तो उसे पूरी तरह से मिटा देना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ब्लड गॉड चच की शक्ति पहले जितनी दिखाई देती थी उससे कहीं ज्यादा है, अमर डायनाकाई ने कहा। ब्लड गॉड चच के नेता ने सेलेस्टियल इम्मॉर्टल हंचमोट के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सेलेस्टियल इम्मॉर्टल हंचमोट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। नॉर्थमोट कबीले के कई ठिकानों और साधक सेनाओं को ब्लड गॉड चच ने बलपूर्वक नष्ट कर दिया है और उखाड़ फेंका है। लूज इम्मॉर्टल स्तर या उससे निचले स्तर की लड़ाइयों में नॉर्थमोट कबीला कभी भी बढ़त हासिल नहीं कर पाया है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। निंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। एक महान शासक अपने क्षेत्र की 8 प्रमुख शक्तियों में से एक को भी मिटाने में असमर्थ था। रक्त देवता चच का नेता पहले इतना शक्तिशाली नहीं था। अमर डायनाकाई ने अपना सिर हिलाया। मैंने भी अतीत में उससे, रक्त देवता के पुत्र से युद्ध किया था। इतने कम समय में उसने अपनी शक्ति को दिव्य अमरता के स्तर तक बढ़ा लिया है। निंग ने सिर हिलाया। स्टिलवाटर का नॉर्थमोट कबीला अब कुछ कष्ट महसूस कर रहा है। वे ब्लड गॉड चच से निपटने के लिए अन्य शक्तियों को साथ लाना चाहते हैं, अमर डायनाकाई ने कहा। लेकिन सिर्फ हमारा स्टिलवाटर कमांड्री ही अराजकता की स्थिति में नहीं है। पूरा ग्रैंड जिया राजवंश अराजकता की स्थिति में है। विभिन्न कबीले और संप्रदाय इतनी जल्दबाजी में कैसे काम कर सकते हैं? चीजें इस तरह कैसे खत्म हो गईं? निंग ने भौहें चढ़ाईं। पूरा ग्रैंड जिया अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था मानो पहले की व्यवस्था पहले ही ध्वस्त हो चुकी हो। ऐसा लग रहा था मानो पर्दे के पीछे कोई बेहद भयानक अदृश्य शक्ति घूम रही हो जो सब कुछ निर्देशित कर रही हो। पूरे ग्रैंड जिया जगत में तूफान, रक्त देवता स्कूल की शक्ति में अचानक वृद्धि। इन बातों ने हमें यह अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया है कि रक्त देवता स्कूल के उत्थान के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा होगा। जी निंग, तुम्हें मूर्ख नहीं बनना चाहिए और आंख मूंदकर इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यह नॉर्थमोट कबीले के लिए चिंता का विषय है, अमर डायनाकाई ने निर्देश दिया। तूफान के दौरान, संकट के दौरान तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। गुरुजी, अभी आराम कीजिए। मैं अपने साथी शिष्यों से मिलने जा रहा हूँ। आपके साथी शिष्य? क्या आप जानते हैं कि आपका कनिष्ठ शिष्य भाई न्यू नॉर्थसन कहाँ गया है? अमर डायनाकाई ने पूछा। पता नहीं, हम 30 साल से ज्यादा समय से नहीं मिले हैं। मैं उससे मिलने जाने की सोच रही थी। निंग ने हैरान होकर पूछा, क्या वो कहाँ है? अमर डायनाकाई ने सिर हिलाया। 20 साल से भी ज्यादा समय पहले न्यू नॉर्थसन और उसका दाव साथी दोनों गायब हो गए थे। पुस्तक 14, अध्याय 4। उस जमाने के वे अनुचर गायब। जी निंग का दिल कांप उठा। उसने जल्दी से पूछा, उसे दाव साथी कब से मिल गया? उसका दाव साथी कौन है? और ये गायब होना जो 20 साल से भी ज्यादा पहले हुआ था, क्या इसका कोई सुराग नहीं है?
क्या हम स्वर्गीय खजाने के पहाड़ से मदद नहीं मांग सकते? निंग को अब घबराया हुआ देखकर अमर डायनाकाई ने तुरंत समझाया। तुम्हारे कॉन्क्लेव का चैंपियन बनने के बाद ब्लैक व्हाइट कॉलेज के कुछ शिष्य जो बाहर थे यहाँ लौट आए। म्यू नॉर्टसन भी स्टिलवाटर सिटी लौट आए और अपना ज्यादातर समय अपनी कंस्ट्रक्ट कला के प्रशिक्षण में बिताया। कभी कभी वह नॉर्थमोट बाईवे के साथ साथ स्टिलवाटर सिटी में युवा पीढ़ी के कुछ अन्य सदस्यों के साथ इकट्ठा होते थे। ऐसी ही एक सभा के दौरान उनकी मुलाकात थाउजेंड रिवर स्कूल की एक महिला शिष्या अडेप्ट यूक्सिया से हुई। मिलते ही वे काफी करीब आ गए और अंततः दाव साथी बन गए। इन दोनों दाव साथियों में एक दूसरे के लिए गहरी भावनाएं थीं और स्टिलवाटर सिटी में युवा पीढ़ी के कई सदस्य उनसे ईर्ष्या करते थे। वे एक प्रसिद्ध जोड़ा थे, लेकिन कुछ समय बाद वह और उसका दाव साथी दोनों गायब हो गए। आमतौर पर जब श्वेत महाविद्यालय के शिष्य साहसिक कार्य पर निकलते हैं तो वे महाविद्यालय के लोगों को सूचित करते हैं या किसी प्रकार का संदेश छोड़ जाते हैं, लेकिन न तो म्यू नॉर्थसन और न ही सिद्ध यूक्सिया ने कोई संदेश छोड़ा। वे बस गायब हो गए। ब्लैक व्हाइट कॉलेज ने इस मामले की जांच की। हमने स्टिलवाटर के नॉर्थमोट कबीले से भी मदद मांगी और हेवनली ट्रेजर्स माउंटेन से भी। हालांकि हमें अभी भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गए हों। अपने मालिक की बात सुनकर निंग और भी घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से उनके निशान वहां मौजूद हों? कोई नहीं। अमर डायनाकाई ने अपना सिर हिलाया। निंग अब सचमुच परेशान था। बात समझ में नहीं आ रही थी। इसका कोई तुक ही नहीं था। नॉर्थसन कोई अविश्वसनीय किस्म का नहीं था। नॉर्थसन निंग का सच्चा आजीवन दोस्त था और दूसरों का भी दोस्त। अगर उसे सचमुच किसी जरूरी वजह से जाना ही था तो कम से कम निंग के लिए कोई संदेश तो छोड़ ही देता। पिछले 20 से ज्यादा सालों में दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया संस्था स्वर्गीय खजाने का पहाड़ भी उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। अमर डायनाकाई ने कहा। नॉर्थसन के माता पिता बहुत पहले ही मर चुके थे। उसका कोई और रिश्तेदार नहीं था। हालांकि निपुण यूक्सिया के पीछे एक कबीला था जिसमें उसके माता पिता और बुजुर्ग दोनों शामिल थे। उसके माता पिता दोनों जीवित हैं, लेकिन उन्हें भी उसकी कोई खबर नहीं है। हालांकि घबराएं नहीं, अमर डायनाकाई ने कहा। उसकी जीवन रक्षक गोली? निंग ने तुरंत पूछा। नॉर्थसन इतने लंबे समय से लापता था, ये देखते हुए कि वह मर चुका था बहुत संभव है। म्यू नॉर्थसन की जीवन पट्टिका सुरक्षित है, लेकिन उसके दाव साथी की टूट गई है, अमर डायनाकाई ने कहा। गायब होने से पहले दोनों में से किसी ने कोई संदेश नहीं छोड़ा। दोनों को किसी असामान्य परिस्थिति का सामना करना पड़ा होगा। हालांकि नॉर्थसन पिछले 20 से ज्यादा सालों से जिंदा है। शायद उसकी मौत इतनी आसानी से नहीं होगी। निंग अब चिंतित था। नॉर्थसन के दाव साथी की मौत हो चुकी थी। इसका मतलब था कि उनका गायब होना बहुत खतरनाक था। चूंकि वह जीवित है, मेरा सबसे अच्छा अनुमान यह है कि वह एक विशेष क्षेत्र में फंस गया है जहां से वह अभी बाहर नहीं निकल सकता है, अमर डायनाकाई ने कहा। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। चाहे कुछ भी हो, उसे जांच का कोई रास्ता निकालना ही था। अभी जाओ और आराम करो। मैं अपने बंद कमरे के ध्यान में वापस जा रहा हूँ, अमर डायनाकाई ने कहा। तुमने मुझे जो 3 तलवार कला नियमावलियां दी हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया है। अगर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है तो मुझे परेशान मत करना। मैं कुछ समय के लिए एकांतवास में रहूंगा। बहुत संभव है कि इस एकांतवास के समाप्त होते ही मैं अपना दिव्य क्लेश शुरू कर दूंगा। इतनी जल्दी? निंग ने अपने मालिक से यह उम्मीद नहीं की थी कि वह तलवारबाजी की 3 किताबें देने के बाद भी इतनी जल्दी में होगा। मुझे विश्वास है कि तलवारबाजी की ये 3 किताबें मेरी तलवारबाजी की तकनीकों को कम समय में ही ऊंचे स्तर तक पहुंचाने के लिए काफी होंगी। हालांकि मैं इतने कम समय में इतने ऊंचे स्तर तक पहुंच पाया हूं, इसका कारण पिछले वर्षों में मेरे संचित अनुभव हैं। हालांकि अगर मुझे और आगे बढ़ना है तो शायद मुझे 1 और सदी या शायद उससे भी ज्यादा समय की जरूरत होगी, और मुझे लग रहा है कि मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। अमर डायनाकाई ने धीरे से कहा। मेरे अवचेतन मन में जो दबाव और खतरे का एहसास है वह मुझे बता रहा है कि मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। निंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। अपने गुरु से अलग होने के बाद निंग डार्कनॉर्थ पीक पर लौट आया, जो ब्लैक व्हाइट कॉलेज के भीतर वह स्थान था जो उसके लिए आरक्षित था। डार्कनॉर्थ पीक के अंदर एक प्रांगण में एक शानदार दावत तैयार की गई थी। जब निंग अमर डायनाकाई के साथ बातचीत कर रहा था, उसने व्हाइट वाटर हाउंड और लिटिल किंग को डार्कनॉर्थ पीक पर वापस जाने का निर्देश दिया था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। हॉल में 3 आकृतियां श्रद्धा से झुकीं। एक छोटा सा व्यक्ति घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बड़े भाई। निंग ने अपनी निगाह से उन्हें देखा। उन तीनों में से एक मेंग रोज था, जो हमेशा की तरह ईमानदार दिख रहा था, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा हृष्ट-पुष्ट लग रहा था। उसके बगल में एक लंबा, दुबला पतला युवक था जिसकी निगाहें गहरी थीं। ये क्लाउडशिप था, जो अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्थिर था। आखिर में काली पट्टी बांधे एक महिला थी, जिसकी निगाहें पहले जैसी ही करिश्माई और आकर्षक थीं। क्लाउड जेड, जो पहले बहुत जवान और तरोताजा थी। उसने अपने हाथ में एक बच्चे का हाथ थामा हुआ था। निंग की नजर बच्चे पर पड़ी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जी निंग, यह मेरा बच्चा है, क्लाउडीस, क्लाउड जेड ने घबराहट से कहा। हम कई दशकों से नहीं मिले हैं। लगता है अब तुम्हारा बच्चा हो गया है। निंग हंसा, फिर सिर हिलाया। मेंग रोज, लगता है तुम एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के तौर पर काफी प्रतिभाशाली हो। तुम पहले ही वांशियांक स्तर तक प्रशिक्षित हो चुके हो। क्लाउडशिप, तुमने भी अच्छा काम किया है। उसके बोलते ही निंग बैठ गया। निंग ने हंसते हुए कहा, आओ सब बैठो। तुरंत ही बाकी सब भी बैठ गए।
सालों पहले जब हमने सुना कि आप अमर नियति सम्मेलन के विजेता बन गए हैं और आपके प्राइमल ट्विन ने एक लूज इमॉर्टल को मार डाला है, तो हम सभी श्रद्धा और प्रशंसा से भर गए थे। अब हम आखिरकार आपसे फिर से मिले हैं, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जी निंग। क्लाउडशिप हंसा। निंग ने शांति से सिर हिलाया। ठीक है, क्या तुम पिछले सालों में ठीक रहे हो? वेफंग, फोरगार्ड, नेदरसन, वे कहाँ हैं? उसने कुल 6 अनुचरों को अपने साथ लिया था। वे थे मेंग रोज, क्लाउडशिप, क्लाउडजेड, वेफंग, फोरगार्ड और नेदरसन। क्या मुझे यह करना चाहिए? क्लाउडशिप ने रोच और क्लाउडजेड की ओर देखा। बड़े भाई, उसे बता क्यों नहीं देते? क्लाउडजेड ने कहा। रोच ने भी सिर हिलाया। क्लाउडशिप ने निंग की ओर देखा और फिर कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जी निंग, आपको डार्क नॉर्थ पीक छोड़े हुए लगभग 40 साल हो गए हैं। आपके जाने के बाद से हम 6 लोगों ने लगन से प्रशिक्षण लिया है। मेंग रोच एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में बेहद प्रतिभाशाली है और इस पर इतना ध्यान केंद्रित करता है कि शायद ही कभी कॉलेज से बाहर जाता है। नेदरसन, फोगार्ड, वेफांग और मैं अक्सर बाहर जाकर साहसिक कार्य करते थे। फोगार्ड मूल रूप से बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी क्षमता सीमित थी और वह बहुत धीरे धीरे विकसित हुआ। लगभग 10 साल पहले एक साहसिक कार्य के दौरान उसे एक अन्य शीर्ष जिफू शिष्य ने मार डाला था। क्लाउडशिप ने कहा। निंग ने तुरंत आह भरी। फोरगार्ड, वह नॉर्थमोट बायवे का एक वफादार रक्षक था। वह दिखने में काफी सरल और ईमानदार था और निंग को उससे काफी उम्मीदें थीं। हालांकि उसे जानने के बाद निंग को एहसास हुआ कि ब्लैक व्हाइट कॉलेज में आने के बाद फोरगार्ड धीरे धीरे बदलने लगा था, जिससे निंग को काफी निराशा हुई और अब अप्रत्याशित रूप से उसकी मृत्यु हो गई। वेफांग बेहद प्रतिभाशाली था, हम में से बाकियों से भी ज्यादा, क्लाउडशिप ने कहा। हालांकि वह 100 फूलों वाले परिलोक की एक महिला साधक का दाव साथी बन गया। उसके और उस महिला साधक के बीच कुछ विवाद हुए और अंततः उस महिला साधक के एक वरिष्ठ शिष्य भाई ने उसकी हत्या कर दी। क्या? निंग चौंक गया। उसने बहुत पहले सुना था कि कुछ दाव साथी एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, एक दूसरे को धोखा देंगे और यहाँ तक कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे भी, लेकिन उसने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके 6 अनुचरों में से एक के साथ ऐसा होगा। नेदरसन, निंग ने पूछा, क्या वह भी मर गया है? नेदरसन बहुत पहले चला गया था। वह अपने वतन वापस चला गया। जाते समय उसने हमसे जो कहा था, उसके आधार पर वह शायद भविष्य में वापस नहीं आएगा। वह शायद अपने वतन में ही रहेगा और उसकी रक्षा करेगा, क्लाउडशिप ने कहा। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। क्लाउडजेड, ईस्ट रिवर कबीले के एक युवा गुरु, ईस्ट रिवर ब्लू क्लाउड का दाव साथी बन गया, क्लाउडशिप ने कहा, और ऐसा करते ही उसे इतना गुस्सा आया कि वह दांत पीसने लगा। ईस्ट रिवर ब्लू क्लाउड एक दुर्लभ प्रतिभा था और वह हमारे श्वेत कॉलेज का सदस्य भी बन गया। चूंकि उसे तलवारबाजी का भी शौक है, इसलिए लोग अक्सर उसे दूसरा अमर डार्क नॉर्थ कहकर उसकी चापलूसी करते थे। हालांकि आपके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई की तुलना में वह अथाह रूप से हीन है। निंग ने शराब पीते हुए सुनना शुरू कर दिया। मैं और मेरी छोटी बहन दोनों ने उसे गलत समझा। आखिरकार वह एक बड़े कुल से था और काफी छोटा था। ब्लैक व्हाइट कॉलेज में दाखिल होने के बाद, खासकर स्टिलवाटर सिटी के कुछ दूसरे युवा स्वामियों के साथ घुलने मिलने के बाद, वह बदल गया। उसने खेलने के लिए कई दासियां खरीदनी शुरू कर दी और मेरी छोटी बहन को मारना पीटना और गालियां देना भी शुरू कर दिया। क्रोधित होकर वह उससे अलग हो गई। फिर नन्हे क्लाउडीज को डार्क नॉर्थ पीक वापस ले आए। ईस्ट रिवर ब्लू क्लाउड उसे कुछ परेशान भी करना चाहता था, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा के कारण, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जी निंग, उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, क्लाउडशिप ने कहा। क्लाउडजेड वहीं बैठी रही, आंखें लाल। उसने धीरे से कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैंने आपके सामने खुद को शर्मिंदा कर लिया है। निंग ने आह भरी। क्लाउडजेड वाकई बेहद आकर्षक सुंदरी थी। जब उसने पहली बार ब्लैक व्हाइट कॉलेज में प्रवेश लिया था, तो निंग के अधीनस्थ वेफंग, नेदरसन और फोरगार्ड सहित सभी ने उसका पीछा किया था और उसके साथ प्रेम प्रसंग किया था। ब्लैक व्हाइट कॉलेज में कई साधारण शिष्य भी थे जिन्होंने उसके साथ प्रेम प्रसंग किया था, लेकिन उसने अपनी नजरें ऊंची रखी थीं और उनमें से किसी में भी रुचि नहीं ली थी। किसने सोचा होगा कि अंत में वह ईस्ट रिवर कबीले के एक प्रतिभाशाली युवा गुरु, ईस्ट रिवर ब्लू क्लाउड, जो ब्लैक व्हाइट कॉलेज का औपचारिक शिष्य है, को चुनेगी। दुर्भाग्य से अंततः यही उसका परिणाम था। भाई मेंग रोच हम सब में सबसे जबरदस्त बन गए हैं, क्लाउडशिप ने कहा। भाई मेंग रोच एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में बेहद प्रतिभाशाली हैं और वास्तव में इमोर्टल फाइवक्रेस को उनसे लगाव हो गया और उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। उन्हें ब्लैक व्हाइट कॉलेज का औपचारिक शिष्य बना दिया। अब उनका अपना एक पर्वत शिखर है, लेकिन वे हमेशा यहीं रहते हैं, कहीं और नहीं जाते। ओह, निंग ने आश्चर्य से रोच की ओर देखा, फिर हंसा। तुम औपचारिक शिष्य बन गए हो? बड़े भाई फाइवक्रेस का निर्णय असाधारण रूप से कुशाग्र है। चूंकि उसे तुम पसंद आ गए हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा भविष्य सचमुच असीमित है। अगर आप, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जी निंग, इतने साल पहले ब्लैक व्हाइट कॉलेज में प्रवेश पाने में मेरी मदद नहीं करते, तो मुझे नहीं पता कि मैं अभी कहाँ होता, रोच ने ईमानदारी से कहा। निंग ने सिर हिलाया। रोच में जरा भी अहंकार नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था मानो उसके 6 अनुचरों में से रोच ही एकमात्र ऐसा था जो खास तौर पर प्रभावशाली था। ये बाकी 5 हैं। जहाँ तक मेरी बात है, क्लाउडशिप हंसा। कई सालों की ट्रेनिंग के बाद ही मुझे पता चला कि मुझे असल में निर्माण कला पसंद है। निंग ने आह भरी। 6 अनुचर, 2 की मौत हो गई, एक घर लौट आया।
क्लाउड शिप अब शांत स्वभाव का था, जबकि शैतानी रूप से आकर्षक क्लाउड जेट अब अकेली माँ थी। केवल रोज, जो पहले 6 में सबसे कमजोर था, अचानक अपनी हैसियत में ऊंचा उठ गया था और ब्लैक व्हाइट कॉलेज का औपचारिक शिष्य बन गया था। जी निंग श्वेत श्याम महाविद्यालय में लौट आए थे। जब वे अमर डायनाकाई के साथ बाहर टहल रहे थे तो श्वेत श्याम महाविद्यालय के कई शिष्यों ने उन्हें देखा। ये खबर तुरंत फैल गई और स्वर्गीय निधि पर्वत को भी स्वाभाविक रूप से इसकी जानकारी हो गई। अमर भाग्य सम्मेलन के चैंपियन जी निंग 30 साल के लापता होने के बाद एक बार फिर ब्लैक व्हाइट कॉलेज में लौट आए हैं। जल्दी प्रचार कीजिए। 1000 से अधिक अमर साधक खुफिया रिपोर्ट भेज रहे थे। ग्रैंड जिया की दुनिया में जी निंग पर बहुत से लोग ध्यान दे रहे थे। नाइन लोड्स, राजकुमारी शियू और यंग फ्लेम कबीले के अलावा कई गुप्त शक्तियां भी थीं जिन्होंने बहुत पहले ही कॉन्क्लेव की विजेता जी निंग की ओर ध्यान दिया था, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। आखिरकार सभी जानते थे कि वह कॉन्क्लेव कितना असाधारण था। वह एक ऐसा सम्मेलन था जहां 2 प्रतिभागियों को दाऊफादरों ने अपने निजी शिष्य बनने के लिए चुना था। जी निंग उस सम्मेलन का विजेता था, लेकिन वह दाऊफादर क्रिम्सन राइट की लीग का सदस्य नहीं बना था, बल्कि वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। पुस्तक 14, अध्याय 5, ग्रैंड जिया का नंबर 1 हत्यारा गिल्ड। एक भव्य पर्वत की चोटी पर एक प्राचीन मीनार थी। एक धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति तेज गति से प्रकाश की एक किरण की तरह आगे बढ़ रहा था। मीनार के प्रवेश द्वार पर काले कवच पहने 2 पहरेदार तैनात थे। इन दोनों पहरेदारों ने अपनी बाहें फैलाकर प्रवेश द्वार पर रोक लगा दी। उनमें से एक ने गुर्राते हुए कहा, यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, अंदर प्रवेश वर्जित है। मैं कबीले के सरदार के आदेश पर आया हूँ। मुझे कुलपति को एक जरूरी खबर बतानी है। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने आदरपूर्वक एक चमड़े का स्क्रॉल आगे बढ़ाया। एक पहरेदार ने वह पुस्तक स्वीकार की और मीनार में दाखिल हुआ। धूसर वस्त्रधारी आदमी आदरपूर्वक चुपचाप चला गया। मीनार की पहली मंजिल, लंबी संकरी आंखों वाला एक लंबा दुबला पतला बुजुर्ग कमल की मुद्रा में चुपचाप बैठा था। ये यंग फ्लेम कबीले का दिव्य अमर आर्कानम था। कुलपति, काले कवचधारी योद्धा ने प्रवेश किया, आदरपूर्वक सलामी दी, फिर दोनों हाथों से पुस्तक भेंट की। पैट्रियार्क आर्किनम ने अपनी आंखें खोलीं। हाथ हिलाकर उसने चमड़े से बंधा हुआ स्क्रॉल अपनी ओर उड़ाया, फिर शांति से कहा, मुझे छोड़ दो। हाँ। काले कवच वाला पहरेदार जल्दी से चला गया और एक बार फिर मीनार के प्रवेश द्वार के बाहर चुपचाप पहरा देने लगा। वह 10 करोड़ से भी ज्यादा सालों से इस मीनार के बाहर खड़ा था। जब से उसे बनाया गया था, उसने अपना ज्यादातर जीवन इसी मीनार की रखवाली में बिताया था। फुश। पैट्रियार्क आर्किनम ने स्क्रॉल खोला और शांति से उसकी सामग्री को देखा। पैट्रियार्क आर्किनम ने भौहें चढ़ाईं। वह बदमाश जी निंग वापस आ गया है, और सिर्फ वही नहीं, उसके आत्मिक प्राणी भी वापस आ गए हैं, और दोनों ही वास्तव में प्रारंभिक शून्य स्तर पर पहुंच गए हैं। किसी को भी इस बात पर शक नहीं था कि निंग शून्य स्तर तक पहुंचने की क्षमता रखता है। आखिरकार कॉन्क्लेव शुरू होने से पहले ही निंग का प्राइमल ट्विन अपने चरम प्राइमल दाववादी स्तर पर एक लूज इमॉर्टल को मारने में सक्षम था। निंग का 30 साल बाद अर्थ इमॉर्टल बनना बहुत सामान्य बात थी, लेकिन उसके दोनों आत्मिक जानवरों का शून्य स्तर तक पहुंचकर अर्थ इमॉर्टल बन जाना, ये बहुत ही असामान्य था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मनुष्यों में राक्षसों की तुलना में समझ का स्तर कहीं ज्यादा था। दोनों आत्मिक प्राणियों का शून्य स्तर के पृथ्वी अमर बनना साफ तौर पर इस बात का संकेत था कि वे पृथ्वी अमर प्राणियों के लिए आवश्यक समझ के स्तर को पहले ही पार कर चुके थे। हालांकि व्हाइट वाटर हाउंड्स और एजियो स्काईस्नेक गॉडबीस्ट थे, तार्किक रूप से उन्हें इतनी तेजी से प्रशिक्षण नहीं मिल सकता था। राक्षस स्वाभाविक रूप से प्रशिक्षण में धीमे होते हैं। इतनी तेजी से प्रशिक्षण लेने के लिए उन्हें जरूर किसी अनोखे भाग्य का सामना करना पड़ा होगा। लगता है 30 साल के अपने गायब रहने के दौरान इस जी निंग को जरूर किस्मत का साथ मिला होगा। पैट्रियार्क आर्किनम की लंबी संकरी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। सब लोग, पैट्रियार्क आर्किनम ने अचानक पुकारा। उसकी आवाज शून्य से गुजरकर दूसरे स्थान में प्रवेश कर गई। सब लोग, सब लोग, सब लोग। उसकी आवाज इस दूसरे स्थान में गूंज उठी। वाह! पैट्रियार्क आर्किनम से ज्यादा दूर नहीं, एक काला कोहरा दरवाजा दिखाई दिया। उस काले कोहरे दरवाजे से 4 आकृतियां निकलीं। एक सुंदर युवक, एक बूढ़ा बुजुर्ग, एक लंबा चौड़ा आदमी जिसके एक हाथ में एक बड़ी घड़ी थी, और एक झुर्रीदार सफेद बालों वाला बुजुर्ग जिसकी आंखें बंद थीं। चारों लोग आगे बढ़े और फिर कमल की मुद्रा में बैठ गए। आर्किनम, आपने हमें क्यों बुलाया है? सुंदर युवक ने शांति से पूछा। ऐसी कौन सी जरूरी बात हो गई है कि आपको हम चारों को बुलाना पड़ा? सुनहरी घड़ी पकड़े हुए आदमी ने धीमी आवाज में कहा। बाकी 2 चुप थे। वे सभी दिव्य अमर कुलपिता थे। वे यंग फ्लेम कुल के सच्चे स्तंभ थे। ग्रैंड जिया की दुनिया में वर्तमान में बह रही खतरनाक अंतर्धाराओं के कारण उनके जैसे दिव्य अमर भी बहुत सतर्क थे। वे सभी 5, जिनमें कुलपिता आर्कानम भी शामिल थे, यहाँ तैनात थे और इस दिव्य मीनार की रखवाली कर रहे थे। सब लोग देखो। पैट्रियार्क आर्किनम ने अपना हाथ हिलाया और छिपकर बंधी हुई पुस्तक हवा में उड़ गई। चारों दिव्य अमरों ने इसे देखा और बंद आंखों वाले बुद्धिमान वृद्ध ने भी इसे अपनी अंतरात्मा में समाहित कर लिया। जी निंग, क्या जी निंग वापस आ गई है? सबने भौहें चढ़ाईं। स्वाभाविक रूप से वे सभी जी निंग का नाम जानते थे। अमर भाग्य के पिछले सम्मेलन के दौरान उन्हें अभी तक इस बात का एहसास नहीं था कि यह कितना खास है, लेकिन इसके समापन के बाद ग्रैंड जिया की दुनिया खतरनाक अंतर्धाराओं से भरने लगी। दरअसल पूरे 3 लोगों पर एक तूफान आने वाला था और इसलिए वे समझ गए कि एक बड़ा संकट आने वाला है।
जैसा कि उन्होंने देखा, इस तरह के एक विशाल तूफान को सच्चे देवताओं या दैवीय पिताओं द्वारा आसानी से पार किया जा सकता है, लेकिन उनके जैसे दिव्य अमरों के लिए ये खतरनाक होगा। पिछले हर तूफान के दौरान बड़ी संख्या में दिव्य अमर मारे गए थे। तीनों लोक अशांत अवस्था में हैं। उस पिछले सम्मेलन ने संभवतः तीनों लोकों की भावी प्रमुख शक्तियों को जन्म दिया होगा। उस सम्मेलन के 2 प्रतियोगी दैवीय पिताओं के शिष्य बन गए। पैट्रियार्क आर्किनम ने गुर्राते हुए कहा, और यह जी निंग, वह उस सम्मेलन का विजेता बन गया। वह 30 वर्षों तक रहस्यमयी ढंग से गायब रहा, लेकिन क्रिम्सन ब्राइट लीग के किसी भी अमर या शैतान का शिष्य नहीं बना। और अब उसके दोनों आत्मिक प्राणी भी 0 स्तर के पृथ्वी अमर बन गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। पिछले 30 वर्षों में इस जी निंग को जबरदस्त भाग्य मिला है। हम मान गया। संभवतः वह 3 लोगों की प्रमुख सेनाओं में से एक का प्रशिक्षु बन गया था। अन्य 4 कुलपतियों ने सहमति में सिर हिलाया। वह यूची वंश का एक जीवित व्यक्ति है। हमारे यंग फ्लेम वंश ने उनके पूरे वंश का नाश कर दिया। उसकी मां का नाम यूची स्नो था। यूची स्नो के सभी रिश्तेदार हमारे यंग फ्लेम वंश के लोगों के हाथों मारे गए। ये जी निंग हमारे यंग फ्लेम वंश से बिना किसी सवाल के नफरत करता है, पैट्रियार्क आर्किनम ने कहा। और तो और हमारे यंग फ्लेम वंश ने उसकी हत्या के लिए एक लूज इमोर्टल डेथ स्वॉन भी भेजा था। हमारे बीच की इस दुश्मनी को सुलझाना शायद बहुत मुश्किल होगा। मैंने शुरू में सोचा था कि वह पिता क्रिम्सन ब्राइट के अधीन किसी सच्चे अमर या स्वर्ग के देवता का प्रशिक्षु बनेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ऐसा नहीं हुआ। पैट्रियार्क आर्किनम ने उत्साह से कहा, अगर वह तलवार अमर एवरग्रीन का प्रशिक्षु बन गया होता तो तलवार को अमर दिखाने के लिए हमारे लिए ऐसा करना उचित नहीं होता। हालांकि अब हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर वह त्रिलोक के किसी विशेषज्ञ का प्रशिक्षु भी बन गया होता तो भी वह विशेषज्ञ क्रिम्सन ब्राइट लीग का सदस्य नहीं है। उसका हम पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसे जल्द से जल्द मिटा देना चाहिए। हालांकि वह केवल एक 0 स्तर का पृथ्वी अमर है, हमें उसे मिटा देना चाहिए। पैट्रियार्क आर्किनम ने अपने शब्दों में बहुत जोर दिया। यह उचित है, मान गया। यह अफसोस की बात है कि हम नहीं जानते कि उसका मालिक कौन है। किसे परवाह है कि उसका मालिक कौन है, जब तक वह हमारी क्रिम्सन ब्राइट लीग का नहीं है। हमें किस बात की चिंता है? त्रिलोक की विभिन्न प्रमुख शक्तियां स्थानीय आधिपत्य की तरह थीं, जो एक विशिष्ट क्षेत्र पर प्रभुत्व रखती थीं। उनके अधीन दानवों और अमरों के लिए एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करना और एक दूसरे पर आक्रमण करना आम बात थी। और आमतौर पर प्रमुख शक्तियां तब तक हस्तक्षेप नहीं करती थीं जब तक कि अन्य प्रमुख शक्तियां भी हस्तक्षेप न करें। प्रमुख शक्तियां आमतौर पर युवा पीढ़ी के लोगों को युद्ध करते हुए देखकर काफी शांत रहती थीं। यहाँ तक कि जब शिष्यों की मृत्यु हो गई तो केवल यही कहा जा सकता था कि उनकी योग्यताएं अपर्याप्त थीं। तीनों लोकों में संघर्ष और लड़ाइयां बहुत आम थीं। इसलिए जैसा कि पैट्रियार्क आर्किनम और अन्य लोगों ने देखा, निंग का क्रिम्सन ब्राइट लीग में शामिल होना वास्तव में कहीं अधिक परेशानी भरा होगा। आखिरकार इसका मतलब होगा कि वे सभी एक ही पक्ष में थे और निंग का स्वामी उनसे आसानी से निपट सकेगा। चूंकि निंग क्रिम्सन ब्राइट लीग में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए पैट्रियार्क आर्किनम और अन्य लोगों के लिए चीजें बहुत आसान हो गई थीं। हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधान रहना ही बेहतर है। मुझे लगता है कि हमें ये पता लगाना होगा कि उसका गुरु कौन है। त्रिलोक में कई पागल लोग हैं जो अपने शिष्यों की बेहद रक्षा करते हैं, और उनमें से कुछ ने तो अतीत में दिव्य दरबार पर भी हमला किया है। हो सकता है कि उनमें से कोई अपने शिष्य की हत्या का बदला लेने को तैयार हो, सुंदर युवक ने कहा। हम सनफिश के शब्द उचित हैं। जी निंग के मालिक ने उसके साथ फरार होने की हिम्मत की, जिससे हमारी क्रिम्सन ब्राइट लीग को कोई शर्म नहीं आई। मुझे लगता है उसका मालिक सचमुच बहुत ही दुस्साहसी है। अपने साथियों की बातें सुनकर पैट्रियार्क आर्किनम भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। तुम्हें किस बात का डर है? पहली बात तो ये कि बहुत कम पागल लोग हैं जो सचमुच हमारे क्रिम्सन ब्राइट लीग के इलाके पर हमला करने को तैयार होंगे। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि उनमें से कोई उसका मालिक हो। दूसरी बात, अगर उनमें से कोई हो भी तो तीनों लोकों में व्याप्त अराजकता को देखते हुए ऐसे समय में कौन जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा, भले ही वे ऐसा सामान्य रूप से करते हों। आर्किनम के शब्द उचित हैं, लेकिन जैसा कि मैं देखता हूँ, हमें ब्लड क्लाउड हॉल को ऐसा करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जिसकी आंखें इस पूरे समय बंद रहीं। तुरंत ही कमरे में सन्नाटा छा गया। ब्लड क्लाउड हॉल से पूछो, इसमें काफी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि ब्लड क्लाउड हॉल काफी कुछ मांगेगा। दूसरी ओर पैट्रियार्क आर्किनम ने सचमुच सिर हिलाया। ड्राइवुड की बात सही है। चूंकि सभी जी निंग के पीछे छिपे रहस्यमय गुरु को लेकर चिंतित हैं, तो चलिए हम ब्लड क्लाउड हॉल का नाटक करते हैं। जब वे किसी मिशन पर जाते हैं तो स्वर्ग के ताऊ की कसम खाते हैं कि वे कुछ भी नहीं बताएंगे। वे किसी को यह नहीं बताएंगे कि हमने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। मन की शांति के लिए थोड़ा सा खजाना खर्च करना, मुझे लगता है कि यह इसके लायक है। ठीक है, मैं सहमत हूँ। ठीक है, ब्लड क्लाउड हॉल को आमंत्रित करना सबसे अच्छा है। हम इसे जी निंग की जान खरीदने के लिए किसी खजाने का उपयोग करने के रूप में मान सकते हैं। तो फिर ये तय हो गया। कुलपति, आप इस मामले को संभालिए। पैट्रियार्क आर्किनम ने हल्के से सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वह मना नहीं करेंगे। उसी दिन वह चुपचाप इस मीनार से निकलकर ब्लड क्लाउड हॉल की ओर चल पड़े, एक विशाल पर्वत के भीतर जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। पैट्रियार्क आर्किनम एक प्रतीक चिन्ह लिए हुए एक पहाड़ी घाटी में पहुंचे। घाटी के भीतर चारों ओर धुंध छाई हुई थी, लेकिन उसके भीतर गहराई में एक विशाल ऊंचा टेलीपोर्टेशन टावर दिखाई दे रहा था। कृपया इस ओर आइए,
ब्लड क्लाउड हॉल का एक सदस्य वहां खड़ा था जो पैट्रियार्क आर्किनम की ओर देख रहा था। एक ही कदम में पैट्रियार्क आर्किनम भव्य टेलीपोर्टेशन व्यूह में प्रवेश कर गए। तभी टेलीपोर्टेशन टावर जगमगा उठा और झट पैट्रियार्क आर्किनम गायब हो गए। अरे, पैट्रियार्क आर्किनम बादलों के ऊपर खड़ा था। यहाँ बादलों के ऊपर एक और विशाल टेलीपोर्टेशन एरे था। पैट्रियार्क आर्किनम ने दूर तक देखा। उसे रक्त रंजित बादलों का एक विशाल अंतहीन सागर दिखाई दिया और उसके भीतर एक इमारत की धुंधली रूपरेखा छिपी हुई थी। ये ब्लड क्लाउड हॉल है। पैट्रियार्क आर्किनम चौंका। ब्लड क्लाउड हॉल, यह एक अत्यंत रहस्यमयी शक्ति थी। ये 30 साल पहले अचानक प्रकट हुई थी और इसने ग्रैंड जिया जगत की सभी प्रमुख शक्तियों को ये प्रतीक चिन्ह प्रदान किए थे। केवल स्टिलवाटर के नॉर्थमोस्ट कबीले या यंग फ्लेम कबीले जैसी सर्वोच्च शक्तियां ही इन प्रतीक चिन्हों को प्राप्त करने के योग्य थीं। जहां तक ब्लैक व्हाइट कॉलेज स्तर की शक्तियों का सवाल है तो वे ब्लड क्लाउड हॉल के अस्तित्व के बारे में जानने के भी योग्य नहीं थे। प्रतीक चिन्ह पर भरोसा करके कोई भी किसी रहस्यमयी जगह पर जा सकता था और फिर एक बिल्कुल अलग दुनिया में टेलीपोर्ट हो सकता था। ब्लड क्लाउड हॉल इसी रहस्यमयी दुनिया में था। कोई नहीं जानता था कि ब्लड क्लाउड हॉल वास्तव में वहां स्थित था। अगर कोई कीमत चुकाने को तैयार है तो जिया सम्राट के अलावा ग्रैंड जिया की दुनिया में किसी भी अमर या दानव की हत्या हमारे ब्लड क्लाउड हॉल द्वारा की जा सकती है। ये ब्लड क्लाउड हॉल द्वारा जारी किए गए साहसिक शब्द थे और वास्तव में उनके पास वाकई जबरदस्त भयानक शक्ति थी। पिछले 30 सालों में वे 10 से ज्यादा दिव्य अमर कुलपिताओं की हत्या कर चुके थे। इस प्रकार ब्लड क्लाउड हॉल को सभी सर्वोच्च शक्तियों द्वारा ग्रैंड जिया के नंबर 1 हत्यारा संघ के रूप में स्वीकार किया गया। ब्लड क्लाउड हॉल ने अपने ग्राहकों की जानकारी को भी सुरक्षित रखा। यहाँ तक कि उन्होंने स्वर्ग के ताऊ से शपथ भी ली कि वे किसी भी जानकारी को लीक नहीं करेंगे। वाह! पैट्रियार्क आर्किनम को जल्दी से एक शांत फूलों के बगीचे में ले जाया गया। हालांकि उन्हें यहाँ लाया गया था, लेकिन पैट्रियार्क आर्किनम को अपने रास्ते के बारे में निश्चितता नहीं थी। ये रक्त बादल हॉल जरूर एक विशाल शक्तिशाली संपदा प्रकार का जादुई खजाना होगा। इसके भीतर का स्थान परिवर्तनशील अवस्था में है, इसलिए मैं इसके भीतर के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं लगा सकता। फूल बगीचे के भीतर पैट्रियार्क आर्किनम के सामने चांदी के वस्त्र पहने एक युवती बैठी थी। उन दोनों के बीच एक पत्थर की मेज रखी थी जिस पर एक स्क्रॉल रखा था। ये स्क्रॉल उनका अनुबंध था। जी निंग को मार डालो, चांदी के वस्त्र पहने युवती ने धीरे से कहा। वह अमर नियति सम्मेलन का विजेता था। वह 30 वर्षों तक गायब रहा। संभवतः किसी सच्चे अमर या दिव्य देवता ने उसे अपना शिष्य बना लिया था। वास्तव में इस बात की थोड़ी सी संभावना है कि वह कोई पितामह ही था जिसने उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया हो। उसका आदिम जुड़वां इतने वर्षों पहले एक भटके हुए अमर को हराने में सक्षम था। मुझे लगता है कि अब उसकी शक्ति बहुत बहुत अधिक होगी। उसकी तुलना किसी ऐसे भटके हुए अमर से भी की जा सकती है जो 10 लाख वर्षों तक जीवित रहा हो। क्या आप मिशन ले रहे हैं या नहीं? पैट्रियार्क आर्किनम ने गुर्राते हुए कहा। हम हैं, बिल्कुल हैं। चांदी के वस्त्र पहने महिला शांति से हंसी। बशर्ते आप कीमत चुकाने को तैयार हों। पुस्तक 14 अध्याय 6 स्वर्गीय क्षेत्र से आगमन। कीमत? कैसी कीमत? पैट्रियार्क आर्किनम की लंबी पतली आंखें चांदी के वस्त्र पहने युवती को देखते हुए सिकुड़ गईं। चांदी के वस्त्र पहने युवती ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। उदाहरण के लिए 3 शीर्ष श्रेणी की अमर श्रेणी की जादुई वस्तुएं या समकक्ष मूल्य की वस्तुएं। पैट्रियार्क आर्किनम की आंखों के कोने तुरंत फड़क उठे। उच्चतम श्रेणी के अमर जादुई खजाने। 3 पैट्रियार्क आर्किनम ने सुना था कि ब्लड क्लाउड हॉल बहुत ऊंची कीमत वसूलता है, लेकिन फिर भी वह उनकी मांग से दंग रह गया। इस जी निंग ने सिर्फ 70 साल तक ही प्रशिक्षण लिया है। पैट्रियार्क आर्किनम गुर्राए बिना न रह सका। 1 सदी से भी कम। फिलहाल उसकी तुलना किसी ऐसे लूज इमोर्टल से की जा सकती है जो 5 लाख साल तक जीवित रहा हो। 10 लाख साल तक जीवित रहने वाले लूज इमोर्टल से उसकी तुलना होने की संभावना लगभग नगण्य है। उसके जैसे युवा को मारने के लिए क्या तुम मुझसे 3 उच्च श्रेणी के अमर श्रेणी के जादुई खजाने मांगोगे? गुस्सा मत हो, यह एक व्यापारिक सौदा है। हम दोनों को इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार रहना होगा। चांदी के वस्त्र पहने युवती हंसी। वाकई, जी निंग में 10 लाख साल तक जीवित रहने वाले किसी अमर प्राणी जैसी शक्ति होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन इस मिशन की असली समस्या जी निंग से नहीं है। ब्लड क्लाउड हॉल उसके जैसे युवा का जरा भी लिहाज नहीं करता। इस मिशन की असली समस्या उसके पीछे खड़ा गुरु है। वह कॉन्क्लेव का चैंपियन था। उसका 30 साल का गायब होना। कोई नहीं जानता कि उसका गुरु कौन है। हो सकता है कि जब हम उसकी हत्या करेंगे तो वह किसी ताबीज को तोड़ देगा और उसका गुरु अचानक प्रकट हो जाएगा। ब्लड क्लाउड हॉल अपने गुरु को कम से कम एक सच्चा अमर या स्वर्ग का देवता तो मानता ही है। एक बार उसके गुरु के प्रकट होते ही हमारा भेजा हुआ दस्ता निस्संदेह नष्ट हो जाएगा। चूंकि हम एक बड़ा जोखिम उठा रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम ऊंची कीमत मांगेंगे। एक शुद्ध यांग सच्चा अमर या एक स्वर्गिक देवता, दोनों को ही त्रिलोक का विशेषज्ञ माना जाएगा। ग्रैंड जिया की दुनिया में जिया सम्राट ही एकमात्र शुद्ध यांग सच्चा अमर था। यदि ब्लड क्लाउड हॉल द्वारा भेजे गए हत्यारे सच्चे अमर या स्वर्ग के देवताओं से टकरा जाते तो वे निस्संदेह नष्ट हो जाते। पैट्रियार्क आर्किनम ने अपना सिर हिलाया। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश बंद करो। जब तीनों लोगों के विशेषज्ञ शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं तो वे सभी उन्हें दुनिया में अकेले खतरे का अनुभव करने देते हैं। अगर उनके शिष्य मारे जाते हैं तो वे शिष्य सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकते हैं कि वे अपने शत्रुओं से कम कुशल थे। तीनों लोगों के विशेषज्ञ और प्रमुख शक्तियां इतनी आसानी से हस्तक्षेप कैसे कर सकती हैं? ये तो निम्न स्तर के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने जैसा होगा।
चांदी के वस्त्र पहने युवती मुस्कुराई। जी निंग का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। 3 उच्च श्रेणी की अमर जादुई वस्तुएं या उसके बराबर मूल्य के खजाने। ब्लड क्लाउड हॉल को यही चाहिए। आप पैट्रियार्क आर्केनम ने अपने दांत पीस लिए। यदि आप अनिच्छुक हैं तो आप जा सकते हैं। दिव्य अमर आर्कानम। चांदी के वस्त्र पहने युवती उस पर मुस्कुराती रही। अच्छा, कुलपति आर्केनम ने दांत पीसते हुए, कुछ अमर गोलियां, आत्मा सामग्री, अमर श्रेणी के जादुई खजाने और भारी मात्रा में द्रवीभूत तत्व सार निकाला। हालांकि वह पूरी तैयारी के साथ आया था, लेकिन उच्च श्रेणी के अमर श्रेणी के जादुई खजाने दिव्य अमरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और यंग फ्लेम कबीला उन्हें आसानी से नहीं देता था। वे उनकी पूर्ति के लिए दूसरे खजानों का इस्तेमाल करते थे। ये काफी होना चाहिए। पैट्रियार्क आर्केनम की आंखों में एक क्रूर चमक चमक उठी। इस कीमत पर उसका दिल खून से लथपथ हो रहा था। बस, बहुत हो गया। चांदी के वस्त्र पहने युवती ने सिर हिलाया। स्वर्गीय अमर आर्कानम, चिंता मत करो। ब्लड क्लाउड हॉल इस काम के बारे में किसी को नहीं बताएगा। मैं इस बारे में स्वर्ग के ताऊ की शपथ ले सकती हूँ। जहाँ तक जी निंग की बात है, ब्लड क्लाउड हॉल हमारी सफलता सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी करेगा। 1 साल के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, तो फिर मैं आपसे अच्छे संदेश का इंतजार करूंगा। पैट्रियार्क आर्केनम ने सिर हिलाया। 3 सर्वोच्च श्रेणी के अमर श्रेणी के जादुई खजाने। यह एक ऐसी कीमत थी जो न तो ज्यादा थी और न ही कम। दिव्य अमर, जो उसके जितने लंबे समय तक जीवित रहे थे, उनके पास आमतौर पर कई सर्वोच्च श्रेणी के अमर श्रेणी के जादुई खजाने होते थे। वास्तव में कुछ सर्वोच्च दिव्य अमर कुलपिताओं के पास शुद्ध यान खजाने भी हो सकते हैं। इस प्रकार पूरे यंग फ्लेम कबीले के लिए 3 सर्वोच्च श्रेणी के अमर श्रेणी के खजाने पैदा करना थोड़ा दुखदायी तो होगा, लेकिन उन्हें दिवालिया नहीं करेगा। ऐसे नाजुक समय में, जब तीनों लोग अशांत अवस्था में हैं, वे एक खतरे को खत्म करने के लिए इतनी कीमत चुकाने को तैयार थे। ग्रैंड जिया की शाही राजधानी। निंग एक बादल के ऊपर खड़ा था, शाही राजधानी की चौड़ी सड़कों से गुजर रहा था। उसने स्टिलवाटर के ब्लैक व्हाइट कॉलेज में एक दिन बिताया था, फिर ग्रैंड जिया की शाही राजधानी जाने से पहले अपने अच्छे दोस्त नॉर्थमोट बायवेई से मुलाकात की थी। आखिरकार ये तीनों लोगों में उथल पुथल का समय था। जितनी जल्दी वह संरचनाएं बनाने के लिए सामग्री खरीद सके, उतना ही अच्छा होगा। राजा यान की जागीर। निंग को दूर से एक जानी पहचानी जागीर दिखाई दी। वहां पहुंचने के बाद वह स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर जाने से पहले अपने चचेरे भाई से मिलने जा रहा था। झटपट निंग व्हाइट वाटर हाउंड को लेकर एस्टेट की ओर उड़ चला। लिटिल किंग हमेशा की तरह उसकी बाह में लिपटी हुई थी। आप युवा गुरु जी निंग हैं? एस्टेट के पहरेदारों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और उनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव उभर आए। अमर साधकों के लिए 30 साल का समय काफी कम होता है। उन्होंने यहाँ अपनी सेवाएं 30 साल से भी पहले शुरू की थीं, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन्हें पहचान लिया। मैं राजकुमारी को देखना चाहता हूँ, निंग ने कहा। युवा मालिक जी निंग, कृपया 1 मिनट रुकिए, मैं अभी रिपोर्ट बनाकर लाता हूँ। तुरंत ही एक गार्ड रिपोर्ट बनाने के लिए एस्टेट में आ गया। जल्द ही लोगों का एक समूह एस्टेट से बाहर आया, जिसका नेता उसकी चचेरी बहन राजकुमारी शियुए थी। जी निंग। राजकुमारी शियुए ने निंग की ओर देखा। उसके चेहरे पर तुरंत उत्साह के भाव छा गए। मैंने कल रात ही स्वर्गीय खजाने के पहाड़ से सुना कि तुम लौट आए हो। यहाँ कुछ काम निपटाने के बाद मैं तुम्हें ढूंढने जाने की योजना बना रही थी। राजकुमारियों, मुझे ही तुमसे मिलने आना चाहिए। निंग ने देखा कि उसके बगल में एक लंबा, सुंदर, गोरी त्वचा वाला आदमी खड़ा था जो उसके काफी करीब लग रहा था। वह हंसे बिना नहीं रह सका। ओह! राजकुमारी शियू के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। उसने तुरंत कहा, ये स्वर्गलोक के पवन रुद्ध द्वीपों से आए युवा गुरु फैंग युंगू हैं। भाई जी निंग, मैं बहुत समय से आपके प्रसिद्ध नाम के बारे में सुनता आया हूँ। आज मैं देख रहा हूँ कि आप वाकई असाधारण हैं। लंबे, सुंदर युवा मास्टर युंगू ने विनम्रता से कहा। निंग ने उसे एक नजर देखा, फिर चुपके से सिर हिलाया। इस फैंग युंगे ने काफी विनम्रता से काम लिया और कोई दिखावा नहीं किया। जल्दी अंदर आओ। तुम यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़े हो? राजकुमारी शियू ने निंग को मन ही मन एक गुप्त संदेश भेजते हुए जल्दी से कहा। चचेरे भाई, अगर कुछ अनपेक्षित न हो जाए तो ये युवा स्वामी युंगू ही शायद मेरा पति बनेगा। निंग मानसिक रूप से स्तब्ध रह गया। उसने जल्दी से जवाब दिया, चचेरे भाई, तुम दोनों, वह राजा यान की जागीर में विवाह करेगा। राजकुमारी शियुए ने उसे संदेश भेजा। भविष्य में मैं युची वंश को पुनर्जीवित करने वाली हूँ, इसलिए मैं किसी अन्य वंश में विवाह नहीं कर सकती। जहाँ तक इस युवा गुरु युंगू की बात है, चूंकि ग्रैंड जिया राजवंश स्वर्ग क्षेत्र के विंडलॉक द्वीपों के साथ संबद्ध है, इसलिए शाही जिया वंश के कई लोग विंडलॉक द्वीपों के शिष्यों के साथ दाव साथी बन गए हैं। मैं समझ सकती थी कि वह बुरा नहीं है और वह काफी आज्ञाकारी भी है। वह राजा यान की जागीर में विवाह करने को भी तैयार था, इसलिए मैंने उसे अपना दाव साथी स्वीकार करने का निर्णय लिया। निंग को अब समझ आ गया, स्वर्गलोक के वायुरुद्ध द्वीप, ग्रैंड जिया राजवंश, वह न सिर्फ उसके परिवार में शादी करने को तैयार है, बल्कि उसकी इच्छाओं का भी पालन करता है, और मैं समझ सकती हूँ कि वह बहुत विनम्र किस्म का इंसान है। निंग ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी चचेरी बहन पूरी तरह से बदला लेने पर तुली हुई थी। ऐसा पति शायद उसके लिए अच्छा होगा। चचेरे भाई, तुम्हें युवा गुरु युंगू पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। स्वर्गलोक के पवन अवरुद्ध द्वीपों में उनका दर्जा बहुत ऊंचा नहीं है और उनकी शक्ति साधारण है, लेकिन वे बेहद नेकदिल इंसान हैं। राजकुमारी शियुए ने संदेश भेजा। हालांकि पवन अवरुद्ध द्वीपों का एक और शिष्य इस समय राजा यान की जागीर में मौजूद है। वह भी मेरा पीछा कर रहा है।
वह मुझसे शादी करके मुझे अपने साथ पवन अवरुद्ध द्वीपों में वापस ले जाना चाहता है। उसका नाम फेंग यूनपेंग है। पवन अवरुद्ध द्वीपों में उसका दर्जा बहुत ऊंचा है। वह पवन अवरुद्ध द्वीपों के स्वामी के 2 पुत्रों में से एक है और ग्रैंड जिया सम्राट ने बहुत पहले शाही जिया कुलों को निर्देश दिया था कि वे उससे कोई परेशानी न करें। तुम्हें भी सावधान रहना होगा। ओह, चिंता मत करो, निंग ने जवाब दिया। वे एस्टेट में दाखिल हुए। युची शियुए ने निंग के लिए स्वागत भोज की तैयारी की। तीनों आपस में खूब खुश होकर बातें कर रहे थे। युवा स्वामी युंगू का स्वभाव थोड़ा आत्महीन लग रहा था। कम से कम निंग के सामने तो वह बहुत ही शालीन और आत्महीन व्यवहार कर रहा था। हा, मैंने सुना है कि ग्रैंड जिया के अमर भाग्य सम्मेलन के विजेता अद्वितीय प्रतिभाशाली जीनिंग राजा यान की संपत्ति में आ गए हैं। शियुए, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसा न करके तुम गलत थे। जोरदार हंसी के साथ भड़कीले सुनहरे ताओवादी वस्त्र पहने एक युवक अंदर आया। युवक की आंखें तारों की तरह चमक रही थीं और उसका आभामंडल बिल्कुल असाधारण था। उसके पीछे 2 शक्तिशाली सेवक थे। एक के पास एक राक्षसी आभा थी, वह संभवतः 0 स्तर का राक्षसी देवता था। दूसरा एक अत्यंत शक्तिशाली निर्जीव अमर था। युवा स्वामी यूनपेंग, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, राजकुमारी शियू ने हंसते हुए कहा। कृपया बैठिए। फेंग युंगू जल्दी से अपनी सीट छोड़कर नीचे वाली सीट पर बैठ गया। युवा स्वामी यूनपेंग राजकुमारी शियुए के ठीक पीछे जीनिन के सामने बैठ गया। जीनिन, ये युवा गुरु यूनपेंग हैं, जो स्वर्गलोक के पवन अवरुद्ध द्वीपों के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वह भी एक विशेषज्ञ हैं और 0 स्तर के पृथ्वी अमर हैं, राजकुमारी शियू ने जल्दी से कहा। आपको नमस्कार, युवा मास्टर यूनपेंग, निंग ने अपने हाथों को थोड़ा जोड़ते हुए कहा। युवा गुरु यूनपेंग ने निंग को स्पष्ट रूप से उदासीन नजर से देखा, लेकिन ऐसा करते ही उनका चेहरा थोड़ा बदल गया। हंसते हुए उन्होंने कहा, ओह, तो तुम 0 स्तर की पृथ्वी अमर बन गई हो, जीनिंग। बस शुरुआती चरण का 0 स्तर। युवा गुरु यूनपेंग, आपकी तुलना में मैं थोड़ा कमजोर हूँ, निंग ने विनम्रता से कहा। हा। युवा मास्टर यूनपेंग आत्मसंतुष्ट होकर हंसे। सुना है कि जियुए के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। आपको उसे रोकने में मेरी मदद करनी होगी। वो उस बेकार लड़की से शादी करने की जिद कर रही है। क्या ये किसी स्वर्गीय खजाने का घोर अपमान नहीं है? कहते हुए उन्होंने पास खड़े फेंग युंगू को तिरस्कार भरी नजर से देखा। फेंग युंगू का स्वभाव चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह अपने चेहरे को बदलने से नहीं रोक सका, लेकिन इसके तुरंत बाद उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। युवा स्वामी यूनपेंग की हंसी और भी ज्यादा बेकाबू हो गई। शियुए और मैं, इसके विपरीत, एकदम सही जोड़ी हैं। ये कहते हुए उन्होंने राजकुमारी शियुए के होठों को सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। राजकुमारी शियुए थोड़ा पीछे हट गईं, उनका चेहरा उतर गया। युवा स्वामी यूनपेंग, ठीक है, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। युवा मास्टर यूनपेंग हंसे। आखिर राजकुमारी शियुए के पीछे एक दिव्य अमर राजा यान था। चूंकि विनलॉक द्वीप ग्रैंड जिया राजवंश के सहयोगी थे, इसलिए वह भी कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहता था। युवा गुरु यूनपेंग, निंग को इस व्यक्ति से बहुत चिढ़ हुई, फिर भी उसने बात बदल दी। मैंने सुना है कि आप स्वर्गलोक के पवन रुद्ध द्वीपों से आए हैं। मैं अभी तक स्वर्गलोक नहीं गया हूँ। आप मुझे स्वर्गलोक के बारे में बताकर मेरे क्षितिज को व्यापक बनाने में मदद क्यों नहीं करते? युवा गुरु यूनपेंग ने भौहें चढ़ाईं। स्वर्गलोक का परिचय, उसे, जी निंग ने उसे क्या समझा था, उससे स्वर्गलोक का परिचय कराने के लिए कह रहे थे। फिर भी उसने राजकुमारी शियू को तिरछी नजर से देखा, फिर शांत स्वर में कहा, स्वर्ग क्षेत्र काफी बड़ा है। स्वर्ग क्षेत्र के पूर्वी भाग का प्रबंधन दिव्य दरबार द्वारा किया जाता है, जबकि पश्चिमी भाग का प्रबंधन माउंट लिंग के बौद्धों द्वारा किया जाता है। एक चीनी पौराणिक कथाओं में माउंट लिंग वह स्थान है जहां बुद्ध और उनके बोधिसत्व निवास करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कई असुर और देवता हैं जो पूरे स्वर्ग क्षेत्र में रहते हैं और उन्होंने स्वाभाविक रूप से मिलकर शक्तियां बनाई हैं। मुझे लगता है कि हमारे पवन रुद्ध द्वीपों को उन शक्तियों में से एक माना जा सकता है। मैंने सुना है कि कॉन्क्लेव के चैंपियन बनने के बाद, जीनिंग, आपने स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन को अपना गुरु नहीं बनाया और आपने दाओफादर क्रिम्सन राइट के संघ के किसी भी अमर या दानव को अपना गुरु नहीं बनाया। इसके बजाय आप गायब हो गए। मुझे आश्चर्य है, भाई जीनिंग, आप कहाँ चले गए? युवा गुरु यूनपेंग की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा। स्पष्ट रूप से वह इसके बारे में काफी उत्सुक थे। स्वाभाविक रूप से मैं अपने गुरु के पास अध्ययन करने गया था, निंग ने शांति से कहा। कौन? यूनपेंग ने पूछा। तुमने कहाँ पढ़ाई की? मास्टर ने आदेश दिया है कि मैं दूसरों को नहीं बता सकता। निंग ने अपना सिर हिलाया। युवा मास्टर यूनपेंग अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके। निंग को ये युवा स्वामी यूनपेंग बहुत नापसंद था। उसने तुरंत कहा, राजकुमारी शियुए, मैं कुछ सामान खरीदने स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर जा रहा हूँ। मैं अभी चलता हूँ। पुस्तक 14, अध्याय 7, एक तीर। सच तो ये है कि राजकुमारी शियुए समझ गई थी कि यह युवा स्वामी यूनपेंग कोई सभ्य इंसान नहीं है। हालांकि जी निंग ने उसकी खातिर ये सब सहा था, फिर भी वह अंदर से एक घमंडी इंसान था। अगर ज्यादा समय बीत गया तो समस्याएं जरूर आएंगी। वह तुरंत मान गई। ठीक है जी निंग, तुम स्वर्गीय खजानों के पहाड़ पर जा सकती हो। हम फिर कभी मिलेंगे। स्वर्गीय निधि पर्वत। युवा गुरु यूनपेंग ने भौहें चढ़ाईं, निंग की तरफ देखा, फिर तुरंत बोले, शियुए, हमें स्वर्गीय निधि पर्वत गए हुए बहुत समय हो गया है। चूंकि भाईजी निंग जा रहे हैं, तो चलो उनके साथ चलते हैं। युंगू, क्या तुम मानोगे? फेंग युंगू इस पूरे समय चुपचाप बैठा रहा। युवा गुरु यूनपेंग की बात सुनकर उसने जल्दी से सिर हिलाया।
जरूर जरूर। निंग ये देखकर अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। जिस आदमी से उसकी चचेरी बहन शादी करना चाहती थी वह कुछ ज्यादा ही डरपोक था। शियुए। युवा मास्टर युनपेंग ने राजकुमारी शियुए की ओर देखा, जो सिर्फ सिर हिला सकी। ठीक है, तो चलो साथ चलते हैं। जी निंग, राजकुमारी शियुए, युवा स्वामी युनपेंग और फैंग युंगू स्वाभाविक रूप से अपने कई सेवकों के साथ थे। वे सभी एक अमर श्रेणी के उड़ने वाले जहाज पर सवार होकर विस्मयकारी अंदाज में ग्रैंड जिया की शाही राजधानी की ओर उड़े। मेरे इस उच्च श्रेणी के अमर श्रेणी के खजाना जहाज में एजियो पोलारिस स्पिरिट का समावेश किया गया है। केवल गति के संदर्भ में यह एक शीर्ष श्रेणी के अमर श्रेणी के उड़ने वाले जहाज के बराबर है। युवा मास्टर युनपेंग ने अत्यंत आत्मसंतुष्ट तरीके से कहा। निंग ने उसकी ओर एक नजर डाली। इस युवा मास्टर युनपेंग के पास वास्तव में बहुत सारे खजाने थे। इस तरह के एक अमर श्रेणी के उड़ने वाले जहाज को खरीदने के लिए यहाँ तक कि 5 मिलियन किलोग्राम भी पर्याप्त नहीं होगा। छोटे भाई, अभी तो बस सहन करो। राजकुमारी शियुए ने मन ही मन निंग को संदेश भेजा। हालांकि यह युवा गुरु युनपेंग साधना में काफी प्रतिभाशाली है, फिर भी वह स्वाभाविक रूप से घमंडी और दबंग है। फिर भी चूंकि उसके विनलॉक द्वीप और हमारा ग्रैंड जिया राजवंश मित्रवत हैं, इसलिए वह ज्यादा परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। बस उसकी बकवास पर ध्यान मत दो छोटे भाई। चचेरे भाई, वह कितना घमंडी और दबंग है, फिर भी आप उसे राजा की जागीर में क्यों रहने दे रहे हैं? निंग ने जवाब भेजा और पूछा। मुझे विश्वास है कि अगर राजा यान ने उसे जाने को कहा तो वह निश्चित रूप से नहीं रुकेगा। राजकुमारी शियू ने कहा। हालांकि वह घमंडी और दबंग है, फिर भी वह मुझे लुभाने की कोशिश कर रहा है। स्वाभाविक रूप से वह अक्सर मेरे लिए कुछ उपहार खरीदता है। भविष्य में यूची वंश के पुनर्निर्माण के लिए मुझे स्वाभाविक रूप से कुछ खजाने जमा करने होंगे। चचेरी बहन, तुम? निंग हैरान रह गया। क्या तुम मुझे नीची नजर से देखने लगे हो? चचेरे भाई, राजकुमारी शियू ने शांति से जवाब दिया। मुझे इन बातों की परवाह नहीं है। मैंने बहुत पहले ही कसम खा ली थी कि मैं अपने पिता की इच्छा जरूर पूरी करूंगी। मैं यूची वंश का पुनर्निर्माण करूंगी। यूची वंश की खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अपनी जान तक दे सकती हूँ। मुझे अभी बस इस युवा स्वामी युनपेंग की बकवास सहन करनी है और उसे थोड़ी उम्मीद देनी है, और वह मुझे अक्सर खजाने देता रहेगा। निंग को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। चिंता मत करो, मैं उसे मेरा किसी भी तरह से फायदा नहीं उठाने दूंगी। दुनिया में सबसे अच्छी चीज वो है जो तुम्हें न मिले। अगर मैं उसे मेरा फायदा उठाने देती तो वो इतनी शिद्दत से मेरा पीछा नहीं करता। उसके खजाने मैं उन्हें ले लूंगी, लेकिन वो आखिर में वो तो बेइज्जत होकर चुपचाप भाग जाएगा। राजकुमारी शियू ने जवाब भेजा। निंग अपने चचेरे भाई के दिल में छिपे दृढ़ संकल्प को भांप गया। वह चिंता से भरकर बोला। वो फैंग युंगू, मुझे लगता है जैसे तुम्हें लगता है कि वो मेरे लायक नहीं है ना? वो बिल्कुल निकम्मा काया है, इसीलिए मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। वरना मैं उसे पूरी तरह कैसे काबू में रख पाती? राजकुमारी शियू ने जवाब दिया। चिंता मत करो, मेरे पास दादाजी की मदद है। मैं ऐसे छोटे मोटे काम संभाल सकती हूँ। चचेरे भाई, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे लिए एक संदेश भेजने का इंतजाम करो। यह मत भूलना कि मैं भी यूची वंश का हूँ। निंग ने मन ही मन संदेश भेजा। ठीक है छोटे भाई, तुम अब भी मेरे पास हो, राजकुमारी शियू ने जवाब दिया। स्वर्गीय खजाने पर्वत का मुख्य मुख्यालय एक बेहद ऊंचे और आलीशान ढंग से सजे भोज कक्ष में एक भोज का जुलूस चल रहा था। इस कक्ष के बाहर लगे खंभे इतने ऊंचे थे कि उन पर खड़ा कोई भी व्यक्ति ग्रैंड जिया की पूरी शाही राजधानी को निहार सकता था। युवा स्वामी युनपेंग, आप छोटी बहन शियुए को फिर से ले आए। ऐसा लगता है जैसे हमारे स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर अब और भी ज्यादा काम आने वाला है। सफेद वस्त्र पहने परी अजूरविलो ने मुस्कुराते हुए कहा। हा, मुझे जियुए के लिए ऐसा करने में खुशी हो रही है। युवा मास्टर युनपेंग जोर से हंसे और निंग को तिरछी नजर से देखा। रास्ते में निंग और यूची शियुए लगातार एक दूसरे को मानसिक संदेश भेज रहे थे। युवा गुरु युनपेंग ने देखा था कि उनके बीच का रिश्ता दो साधारण दोस्तों के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा लग रहा था। इससे उन्हें अंदर ही अंदर कुछ नाखुशी हुई। वो तो बस ग्रैंड जिया राजवंश के सम्मेलन का चैंपियन है। आज यहाँ स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर मैं तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी करवा दूंगा। भाईजी निंग, आप स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर क्या खरीदने आए हैं? युवा मास्टर युनपेंग ने हंसते हुए कहा। निंग ने शांति से कहा, बस कुछ सामग्री और कच्चे माल। ठीक इसी क्षण निंग के बगल में बैठा व्हाइट वाटर हाउंड मानव रूप में परिवर्तित हो गया। अंकल व्हाइट ने हाथ हिलाया और 2 गुप्त स्क्रॉल उनके पास से निंग की ओर उड़े। अंकल व्हाइट ने मन ही मन संदेश भेजा। निंग बच्ची, यहाँ परतों में संरचनाएं बनाने के लिए वस्तुओं की एक सूची है जो दिव्य अमर प्राणियों को भी भयभीत कर सकती है और उन्हें अंदर घुसने से भी डरा सकती है। दूसरी सूची में 3 अत्यंत क्रूर संरचनाओं को स्थापित करने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं जो मुझे माउंट इनहॉट पर मिली। इसके अलावा ये 3 अत्यंत क्रूर संरचनाएं एक दूसरे से जुड़ भी सकती हैं। ये इतनी शक्तिशाली हैं कि मुझे लगता है कि सच्चे अमर और स्वर्ग के देवता भी इनसे सावधान रहेंगे। सच्चे अमर और स्वर्ग के देवता इन 3 संरचनाओं को भेदने में किसी भी तरह सक्षम नहीं हैं। केवल सच्चे अमर और स्वर्ग के देवता ही, जो संरचनाओं में विशेषज्ञ हैं, इन्हें तोड़ सकते हैं। वे इतने अविश्वसनीय हैं। निंग हैरान रह गया। लेकिन दूसरी सूची में दिए गए खजाने काफी कीमती हैं, हालांकि वे बहुत दुर्लभ नहीं हैं। अंकल व्हाइट ने संदेश भेजा। अगर आपके पास काफी नहीं है तो पहली सूची में दी गई चीजें ही खरीद लीजिए, वही काफी होंगी।
निंग ने दोनों गुप्त स्क्रॉल परी अज़ूरविलो को सौंप दिए। परी अज़ूरविलो, इन दोनों स्क्रॉलों में लिखी सामग्री और सामग्रियों की सूची देखो। क्या तुम्हारे स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर ये हैं? ये स्वर्गीय खजानों के पहाड़ का मुख्य मुख्यालय है। अगर स्वर्गीय अमर भी यहाँ खरीदारी करने आए तो हम उन्हें जगह दे पाएंगे, कुछ कीमती सामान तो दूर की बात है। मुस्कुराते हुए परी अज़ूरविलो ने सूचियां स्वीकार कर लीं। हालांकि पहली सूची देखते ही उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने निंग को आश्चर्य से देखा और फिर उसकी नज़र दूसरे छिपे हुए स्क्रॉल पर पड़ी। इस बार परी अज़ूरविलो सचमुच दंग रह गई। पहली सूची देखकर वह थोड़ी आश्चर्यचकित हुई, लेकिन दूसरी सूची ने उसे सचमुच चकित कर दिया, क्योंकि मांगी गई वस्तुएं बहुत ही चौंकाने वाली थीं। मुझे इस तरह का काम करने की अनुमति नहीं है। कृपया 1 मिनट रुकिए, फेरी अज़ूरविलो ने कहा। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। परी अज़ूरविलो, तुम भी तो साफ नहीं हो। युवा गुरु यूनपेंग किनारे से देख रहे थे, मुस्कुराए। ये तो बस कुछ सामग्री और कच्चा माल है, कोई अमरता प्राप्त जादुई खजाना नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि भाईजी निंग ने जो चीजें चुनी हैं वे बेहद अजीब और दुर्लभ हों? फुश! हॉल में कहीं से एक चांदी के बालों वाला आदमी प्रकट हुआ। उसने जो अदृश्य दबाव और उपस्थिति दिखाई, वहां मौजूद सभी लोग समझ गए कि वह कोई दिव्य अमर देवता है। कुलपति, परी अज़ूरविलो ने उसे 2 गुप्त स्क्रॉल थमा दिए। ये उन सामग्रियों की सूचियां हैं जिनकी जी निंग को जरूरत है। ये 2 सूचियां हैं। चांदी के बालों वाले आदमी ने सिर हिलाया, सूचियां स्वीकार की, फिर पहली सूची की ओर देखा। उसने शांति से कहा, पहली सूची के लिए 43 लाख किलोग्राम द्रवीभूत तत्व सार की आवश्यकता होगी। युची शियुए, फेंग युंगू और अन्य सभी को दबाव की भावना महसूस हुई। 4 मिलियन किलोग्राम से अधिक, काफी महंगा है। पास में बैठे युवा मास्टर यूनपिंग ने उदासीन भाव से कहा। फिर चांदी के बालों वाले आदमी ने दूसरे चमड़े के स्क्रॉल की तरफ देखा। ऐसा करते ही उसका चेहरा भी बदल गया। कुछ देर तक घूरने के बाद उसने अपना सिर उठाकर निंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उलझन भरी नजर थी। युवा दोस्त जी निंग, क्या तुम्हें सच में हमसे कोई मजाक नहीं हो रहा? निंग ने शांति से कहा, चूंकि मैंने एक सूची लिखी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उसमें दी गई वस्तुएं खरीदना चाहता हूँ। दूसरी सूची में द्रवित तात्विक सार की कीमत कितनी है? युवा गुरु यूनपिंग ने पूछा। उसे लगा कि वह काफी धनी और उदार है। वह एक उच्च श्रेणी का अमर श्रेणी का जादुई खजाना भी खरीद सकता है। तरल तात्विक सार, चांदी के बालों वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया। ऐसे खजाने, इनके लिए कोई भी तरल तात्विक सार काफी नहीं है। युवा मास्टर यूनपिंग का चेहरा बदल गया। परी अज़ूरविलो, राजकुमारी शियुए, फेंग युंगू और बाकी सभी दंग रह गए। वे सभी काफी अनुभवी थे, इसलिए वे जानते थे द्रवीभूत तात्विक सार दिव्य अमर स्तर से नीचे के लोगों के लिए तो काफी उपयोगी था, लेकिन त्रिलोक के सच्चे विशेषज्ञों के लिए ये कम उपयोगी होता जा रहा था। उदाहरण के लिए निंग को 8-9 रहस्यमय कला का प्रशिक्षण लेने के लिए अमर गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ा। सच्चे अमर और दावफादर प्राकृतिक तात्विकी की प्रचुर मात्रा को अवशोषित कर लेते थे। इस प्रकार साधारण द्रवित तात्विक सार उनके लिए पानी की तरह था। यह अत्यंत सामान्य था। सच्चे खजानों का व्यापार केवल अन्य खजानों के बदले ही किया जा सकता है। कम से कम कितना? निंग ने पूछा। कम से कम 10 उच्च श्रेणी के अमर जादुई खजाने, चांदी के बालों वाले आदमी ने कहा। या एक निम्न श्रेणी का शुद्ध यान खजाना। शुद्ध यान खजाना? वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि निंग बिल्कुल शांत था। इन सामग्रियों का इस्तेमाल इतनी भयंकर संरचनाएं बनाने के लिए किया जाना था कि वे सच्चे अमर या स्वर्ग के देवताओं को भी रोक सकें, बशर्ते कि सच्चे अमर या स्वर्ग के देवता संरचना बनाने की कला में अत्यंत कुशल न हों। केवल एक निम्न श्रेणी के शुद्ध यान जादुई खजाने की कीमत पर इतनी शक्तिशाली संरचनाएं बनाना, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था। कम से कम 10 सर्वोच्च श्रेणी के अमर श्रेणी के जादुई खजाने, इतने तो साधारण दिव्य अमरों के पास भी नहीं होते। मेरे सारे खजाने मिलाकर भी शायद 3 या 4 सर्वोच्च श्रेणी के अमर श्रेणी के जादुई खजानों के बराबर ही होंगे। युवा स्वामी यूनपेंग ने अपने ऊपर एक भारी दबाव महसूस किया। उसे अपने धनी होने और अपने पास मौजूद ढेरों खजानों पर गर्व था, लेकिन अब वह पूरी तरह से स्तब्ध था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह इसे वहन कर सके। बिल्कुल नहीं। वह निंग को घूरता रहा। हर कोई निंग को घूर रहा था। क्या ये खजाना काफी होगा? निंग ने अपना हाथ हिलाया और फौरन आग की एक हल्की लहर फूट पड़ी। निंग की हथेली में एक ज्वलंत तीर था। ये तीर वही तीर था जो निंग ने रिवरफेंग पर्वत की घाटी से प्राप्त किया था। फाइंड गॉड की लाश पर सबसे कीमती खजाने में उच्च श्रेणी का प्रोटोकॉस्मिक राहु धनुष और 2 अग्निबाण शामिल थे। सचमुच शक्तिशाली दिव्य धनुर्धरों के पास विशेष रूप से निर्मित तीर थे और प्रत्येक तीर की कीमत बहुत ज्यादा थी। निंग ने पहले राहु धनुष से बातचीत की थी और राहु धनुष ने कहा था, इस प्रकार के तीर को अग्नि सत्य बाण कहा जाता है। हालांकि वे मूल्य में मुझसे बहुत कमतर हैं, फिर भी उनमें से प्रत्येक का मूल्य निम्न श्रेणी के शुद्ध यान खजाने के बराबर है। ये सुनकर निंग भी आश्चर्य से आहें भरने लगा। हर एक तीर की कीमत उसे एक घटिया शुद्ध यान खजाने के बराबर पड़ेगी। इस कीमत पर उसे दिल का दर्द क्यों न महसूस हो। गड़गड़ाहट, ज्वलंत तीर के प्रकट होने के साथ ही शक्ति की एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। ये है। चांदी के बालों वाले आदमी का चेहरा बदल गया। उसने तीर को ध्यान से देखा, अपनी सहबुद्धि का भी इस्तेमाल किया। एक ही तीर। युवा मास्टर यूनपिंग ने सचमुच चुपके से अपना सिर हिलाया। क्या एक तीर 10 सर्वोच्च श्रेणी के अमर जादुई खजानों के बराबर हो सकता है?
राजकुमारी शियू और परी अज़ूरविलो दोनों ही हैरान थीं। हालांकि वे अनुभवी थीं, लेकिन उन्हें तीनों लोगों के असली शक्तिशाली दिव्य धनुर्धरों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। काफी देर तक तीर का निरीक्षण करने के बाद चांदी के बालों वाले आदमी ने निंग की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बस इतना ही काफी है। मुझे आपसे इस सौदे में अतिरिक्त 15 मिलियन किलोग्राम तरलीकृत तत्व सार जोड़ने की भी आवश्यकता है, निंग ने शांति से कहा। राजकुमारी शियुए और अन्य सभी लोग दंग रह गए। चांदी के बालों वाला आदमी एक पल के लिए झिझका, फिर गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, हमारा स्वर्गीय खजाना पर्वत इसमें 15 मिलियन किलोग्राम और जोड़ सकता है। युवा स्वामी युनपेंग का चेहरा बदल गया। वह खुद को निगलने से रोक नहीं पाया। उसका पहले का अहंकार, आत्मसंतुष्टि और ढिठाई सब गायब हो गया। उसका सबसे बड़ा अभिमान उसकी दौलत पर था, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि निंग के एक ही तीर ने उसे इस मामले में पूरी तरह से कुचल दिया था। समर्थकों के बारे में क्या? चूंकि निंग 30 साल से गायब था, कम से कम उसके समर्थक के रूप में एक सच्चा अमर या दिव्य देवता तो था। इस मामले में भी निंग उससे कमतर नहीं था। पुस्तक 14 अध्याय 8 QE आदिकालीन दिव्य धनुर्धर। राजकुमारी शियुए, परी अज़ूरविलो, फेंग युंगू और बाकी लोग हैरानी से देख रहे थे। जी निंग के हाथ में वो तीर वाकई बहुत कीमती था। ये तो बस अकल्पनीय था। हालांकि निंग हमेशा से ही रहस्यों से भरा हुआ आदमी रहा था। जब वह पहली बार ग्रैंड जिया की शाही राजधानी पहुंचा था तो उसने तात्विक मोर पंख खरीदे थे। बाद में उसने अमर भाग्य के सम्मेलन का खिताब जीत लिया था और फिर अमर सदाबहार तलवार को अपना स्वामी मानने से इनकार कर दिया और 30 साल से ज्यादा समय तक गायब रहा। लौटने पर उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। अब उसके लिए इतना मूल्यवान तीर बनाना कुल मिलाकर कोई अकल्पनीय बात नहीं थी। हालांकि ये तीर बहुत ही मूल्यवान था। राजकुमारी शियू जैसे लोगों को ईर्ष्या के बजाय केवल आश्चर्य और विस्मय ही महसूस हो सकता था। धिक्कार है, धिक्कार है। युवा मास्टर युनपेंग को इस समय बहुत जलन हो रही थी। वह सबसे ज्यादा दुखी था। जी निंग द्वारा निर्मित तीर इतना मूल्यवान कैसे हो सकता है? युवा गुरु युनपेंग जानते थे कि उनकी व्यक्तिगत शक्ति शायद निंग से कमतर है, लेकिन उन्हें यकीन था कि उनके पास कहीं ज्यादा खजाना है। यही उनके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत था। लेकिन निंग के एक तीर ने उन्हें इस मामले में पूरी तरह से कुचल दिया था। युवा मास्टर युनपेंग दुखी हुए, बहुत दुखी। ठीक है, तो फिर मैं स्वर्गीय खजाने पर्वत के साथ यह व्यापार शुरू करूंगा, निंग ने कहा। मैं जाकर व्यवस्था करता हूँ। चांदी के बालों वाले आदमी ने सिर हिलाया, फिर तुरंत व्यवस्था करने के लिए मानसिक संदेश भेजने लगा। निंग ने अचानक अपना सिर घुमाकर राजकुमारी शियुए की ओर देखा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, राजकुमारी, जब मैंने पहली बार ग्रैंड जिया की शाही राजधानी में प्रवेश किया था तो मैं चारों ओर से खतरों से घिरा हुआ था, लेकिन आपने मेरी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। आज तक मुझे आपका एहसान चुकाने का मौका नहीं मिला। अगर आज आप कुछ खरीदना चाहें राजकुमारी, तो मैं जी निंग आपके लिए उसे उपहार के रूप में खरीद दूंगा। राजकुमारी जियू चौंक गई। ये जी निंग? युवा स्वामी युनपेंग की आंखों में तुरंत गुस्से की एक झलक उभर आए। वो इस पूरे समय राजकुमारी शियुए को रिझाने में लगा था और इसके लिए अपनी दौलत पर निर्भर था। निंग का अचानक उसे भी उपहार देने का प्लान बनाना, अगर उसके उपहार ज्यादा कीमती होते तो ये उसे पैरों तले कुचलने जैसा होता। पास में खड़े फेंग युंगू ने भी निंग की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। परी अज़ूरविलो ने कहा, युवा स्वामी जी निंग शियुए एक चलती फिरती अमर संपत्ति की उम्मीद कर रही थी जिसे वह अपने साथ ले जा सके, लेकिन ऐसी सबसे सस्ती संपत्ति भी कम से कम 5 लाख किलोग्राम तरल तात्विक सार की कीमत की होगी। अफसोस, युवा स्वामी युनपेंग इतनी बड़ी रकम देने को तैयार नहीं थे। युवा मास्टर युनपेंग का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। 5 लाख किलोग्राम कोई छोटी रकम नहीं थी। यह एक साधारण कम श्रेणी के अमर जादुई खजाने को खरीदने के लिए पर्याप्त था। अगर वह किसी लड़की के पीछे भागने के लिए यूं ही 5 लाख किलोग्राम फेंक दे, अगर इस तरह उपहार देने की उसकी आदत बन गई और वह असफल हो गया, तो शायद उसे 5 लाख किलोग्राम या उससे भी ज्यादा का नुकसान होगा। सफल होना एक बात थी, लेकिन असफलता का मतलब था कि यह सब व्यर्थ हो जाएगा। हालांकि युवा स्वामी युनपेंग विनलॉक्ड आइल्स के स्वामी के पुत्र थे, फिर भी उन्हें अपने खर्चों का हिसाब किताब करना था। राजकुमारी शियू को उन्होंने जो सबसे कीमती उपहार दिया था उसकी कीमत लगभग 1 लाख या 2 लाख किलोग्राम थी। पिछले 6 महीनों में उनके सभी उपहारों का कुल मूल्य मुश्किल से 5 लाख किलोग्राम था। अज़ूरविलो, राजकुमारी जियुए काफी दुखी थी। एक चलती फिरती अमर संपत्ति। निंग अचानक हंस पड़ा। एक बार मैं भी ऐसी संपत्ति पाने के लिए भाग्यशाली था, लेकिन चूंकि मेरे पास पहले से ही एक थी, इसलिए मैंने दूसरी का कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये तुम्हारे लिए एकदम सही तोहफा है, राजकुमारी। निंग ने अपना हाथ हिलाया और उसकी हथेली में एक छोटी, उत्कृष्ट रूप से डिजाइन की गई अमर संपत्ति प्रकट हुई, जो सुनहरे प्रकाश से चमक रही थी। वहां उपस्थित सभी लोग उसे देखने लगे। यह अमर संपत्ति, सभी उत्सुक थे, यहाँ तक कि युवा स्वामी युनपेंग भी इसे देखकर भौंचक के रह गए। उनमें से कोई भी ठीक से नहीं बता पा रहा था कि यह कितनी कीमती है। निंग हंसा। वारगॉड हॉल के 5वें स्तर को सफलतापूर्वक पार करने के बाद उसने स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजाने वाटरब्रेकर गॉडशॉक तलवारों का एक सेट हासिल कर लिया था। कॉन्क्लेव का चैंपियन बनने के बाद वह माउंट इनहॉट पहुंच गया था और वहां अपने 30 से ज्यादा वर्षों के दौरान निंग 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख 13वें चरण तक पहुंच गया था। चूंकि यह आदिम दाववादी स्तर की उन्नति का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए उसे ट्रेजर हॉल से एक और स्वर्ग श्रेणी का जादुई खजाना चुनने की अनुमति दी गई थी।
तब तक निंग को पहले से ही पता था कि स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजाने भविष्य में उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होंगे, उसे अमर श्रेणी के खजाने की जरूरत थी। बहरहाल निंग खजाने के हॉल से खजाना चुनने का यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए निंग ने एक ऐसी वस्तु चुनी थी जो काफी कीमती थी। सीधे शब्दों में कहें तो उसने एक ऐसी वस्तु चुनी थी जिसे वह भारी मात्रा में तरल तात्विक सार के बदले बेच सकता था। इसलिए उसने एक चलती फिरती अमर संपदा, एक गोल्ड लाइट अमर संपदा चुनी थी। निंग इसे यहाँ बेचकर अमरता श्रेणी के जादुई खजानों के बदले व्यापार करने की योजना बना रहा था, लेकिन उसकी शक्ति उसकी अपेक्षा से भी तेजी से बढ़ी और उसने उस प्राचीन दैत्य देवता के शव द्वारा छोड़े गए खजानों को हासिल कर लिया। अब तक ये गोल्ड लाइट अमर संपदा उसके लिए कुछ भी नहीं थी। निंग के वाटर ब्रेकर गॉडशॉक तलवारों के सेट की कीमत लगभग 10 लाख किलोग्राम तरल तत्व सार के बराबर थी। हालांकि इस गोल्ड लाइट अमर संपदा का मूल्य इससे भी कहीं ज्यादा था। कितनी उदारता और उदारता युवा मित्र जी। निंग, एक सुंदरी को आपका उपहार वास्तव में ऐसी ही एक अमर संपदा है। चांदी के बालों वाला आदमी हंसा। यह अमर संपदा कम से कम 4 लाख किलोग्राम द्रवीभूत तत्व के बराबर है। 4 मिलियन किलोग्राम। परी अजूरविलो, जो जानबूझकर कुछ परेशानी पैदा कर रही थी, भी चौंक गई। इतना? राजकुमारी जियू को लगा कि यह बहुत ज्यादा है। युवा मास्टर यूनपिंग का चेहरा और भी भद्दा हो गया। 4 लाख किलो? ये जी निंग इतनी बड़ी जायदाद कैसे छोड़ सकता है? कैसे छोड़ सकता है? वह तो 5 लाख किलोग्राम की अमर संपत्ति खरीदने को भी तैयार नहीं था, लेकिन अब निंग का पहला ही तोहफा 4 लाख किलोग्राम का हो गया। धनवान युवा स्वामी यूनपिंग का गला कैसे न घुटता। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। राजकुमारी जियू ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। निंग हंसा। और मैं तो काफी समय तक राजा यान की रियासत में रहने की तैयारी कर रहा हूँ। बिना कोई छोटा मोटा तोहफा लाए मैं इतने लंबे समय तक कैसे रह सकता हूँ? पर्याप्त समय। युवा मास्टर यूनपिंग अब और भी अधिक दुखी महसूस कर रहे थे। वह राजा यान की जागीर में रह रहा था। अगर निंग भी यहीं रहता तो वे बार बार एक दूसरे से टकराते। प्रतिष्ठा के मामले में निंग उससे आगे निकल गया, क्योंकि वह कॉन्क्लेव का चैंपियन बन गया था। पृष्ठभूमि के मामले में निंग का समर्थक शायद ज्यादा मजबूत था। व्यक्तिगत ताकत के मामले में ये देखते हुए कि निंग का प्राइमल ट्विन लूज इमॉर्टल्स को तब मार सकता था जब वह सिर्फ प्राइमल ताओवादी स्तर पर ही था, उन दोनों की तुलना करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। और अब धन के मामले में युवा स्वामी यूनपिंग का धन उसके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत था, लेकिन इस मामले में भी उसे पूरी तरह से कुचल दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजकुमारी को वह पसंद नहीं आया। वह फैंग युंगू से शादी करने के बजाय उससे शादी करना ज्यादा पसंद करेगी। पहले युवा स्वामी यूनपिंग को लगता था कि वह हर तरह से फैंग युंगू से बेहतर है, इसीलिए राजा यान की जागीर में रहते हुए उसे इतना आत्मविश्वास महसूस होता था। लेकिन अब जी निंग प्रकट हो गया था। जी निंग ने उसे हर पहलू में जकड़ लिया था और वह राजकुमारी के बहुत करीब लग रहा था। जियू, युवा मास्टर यूनपिंग ने अचानक कहा। हम। राजकुमारी जियू ने उसकी ओर देखा। युवा गुरु यूनपिंग मुस्कुराए। मैंने यहाँ ग्रैंड जिया राजवंश में काफी समय बिताया है। अब स्वर्गलोक वापस जाने का समय आ गया है। मुझे राजा यान का धन्यवाद करने में मदद करें। मैं राजा यान की जागीर में वापस नहीं जाऊंगा। चलो चलें। युवा स्वामी यूनपिंग तुरंत अपने 2 नौकरों को ले गए। ऐसे ही युवा मास्टर यूनपिंग चले गए। राजकुमारी शियू एक पल के लिए चौंकी, फिर उसने निंग की ओर देखा। उसने मन ही मन कहा, छोटे भाई, यही तो तुम्हारी योजना थी, है ना? तुम उसे जबरदस्ती वहां से भगाना चाहते थे। वह विंडलॉक द्वीप समूह के स्वामी का बेटा है। उसके जैसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से घमंडी होता है। वह राजा यान की जागीर में इसलिए था क्योंकि उसे लगता था कि वह हर तरह से फैंग युंगू से श्रेष्ठ है। निंग ने जवाब भेजा। मुझे बस उसे यह एहसास दिलाना था कि वह हर तरह से मुझसे कमतर है, मानो मुझे देखते ही उसे दुख हो। चूंकि तुम उसे पसंद नहीं करते, चचेरे भाई, तो बेशक वह यहाँ हर समय गुस्सा करने के बजाय खुद ही यहाँ से चला जाएगा। तुम। राजकुमारी शियू ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, चूंकि तुमने उस छोटे अमीर लड़के को भगा दिया है, इसलिए तुम अपनी चलती फिरती अमर संपत्ति को कहीं और रख सकते हो। ये तुम्हारे लिए एक नाजुक समय है। आने वाले तूफान के लिए तुम्हें ढेर सारे खजानों की जरूरत होगी। चचेरे भाई, मैंने तुम्हें यह अमर संपदा दी है, यानी यह तुम्हारी है। कुछ मिलियन किलोग्राम अब मेरे लिए मामूली रकम है। मेरे इस तीर के सामने तो इसकी कीमत बहुत कम है। इसके अलावा मुझे आज 15 मिलियन किलोग्राम अतिरिक्त मिले हैं। तुम्हें मना करने की कोई जरूरत नहीं है, चचेरे भाई, निंग ने जवाब भेजा। राजकुमारी शियू ने निंग की ओर देखा। और मैं सचमुच नहीं चाहती कि तुम खुद को कष्ट सहने के लिए मजबूर करो। अगर तुम्हें कोई दाव साथी चुनना भी है तो तुम्हें कोई ऐसा चुनना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो। इस फैंग युंगू जैसे किसी को यूं ही मत चुन लेना, निंग ने मन ही मन कहा। खुद को और कष्ट मत दो। राजकुमारी शियू को अचानक अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ। वह अपनी आंखों में आंसू आने से नहीं रोक सकी। खजाने, द्रवित तत्वसार आपके छोटे भाई के पास हैं। अगर दुश्मन आएंगे तो आपका छोटा भाई उन्हें मारने में आपकी मदद करेगा। यह अमर संपत्ति ले लो, बड़ी बहन। भविष्य में जब तुम्हारा छोटा भाई और भी ताकतवर हो जाएगा, अमर श्रेणी के जादुई खजानों की तो बात ही छोड़ दो, मैं तुम्हें 10 शुद्ध यान खजानों का एक सेट भी उपहार में दे दूंगी। निंग ने गंभीरता से संदेश भेजा। राजकुमारी शियू ने निंग की ओर देखा। ठीक है, निंग मुस्कुराया। युची वंश का पुनरुत्थान, ये सिर्फ उसके चचेरे भाई की ही इच्छा नहीं थी, निंग की भी यही इच्छा थी।
हालांकि उसकी मां ने उससे कभी इस बारे में बात नहीं की थी। निंग समझ सकता था कि उसकी मां हमेशा अपने यूची वंश के बारे में सोचती रही थी। उसकी मां का दिल जी वंश के साथ नहीं था, वह हमेशा अपने यूची वंश के साथ था। अपनी मां की खातिर निंग भी यूची वंश को पुनर्जीवित करना चाहता था। इस प्रकार यह न केवल उसके चचेरे भाई के लिए बल्कि उसके लिए भी एक कार्य था। शियुए, देखो तुम कितनी उत्साहित हो। तुम इतनी उत्साहित हो कि रो रही हो। परी अज़ूरविलो हंसी, लेकिन अगर कोई मुझे एक मोबाइल अमर संपत्ति दे तो मैं भी बहुत उत्साहित हो जाऊंगी। युवा स्वामीजी निंग। बोलते हुए उसने निंग की ओर देखा। मुझे बहुत पहले एक दाव साथी मिल गया था, निंग ने जल्दी से कहा। ओह, मैंने इसके बारे में सुना है। रेनबो फ्लेम परी, यूवेई। वह पैट्रियार्क लू की शिष्या है। परी एजोरविलो ने अचानक अपना सिर घुमाया। तभी काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आया और उसने चांदी के बालों वाले उस आदमी को सम्मानपूर्वक एक स्टोरेज प्रकार का कंगन थमा दिया। चांदी के बालों वाले आदमी ने उसे सीधे निंग की ओर बढ़ा दिया। युवा दोस्त जी निंग, जरा देखो, क्या ये वो चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए थीं? अंकल व्हाइट, एक नजर डालिए, निंग ने कहा। अंकल व्हाइट ने सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत स्टोरेज ब्रेसलेट बांधा, फिर जल्दी से उसमें रखी कई कीमती चीजों को देखना शुरू कर दिया। पर्याप्त कौशल के बिना कोई भी व्यक्ति इतनी अद्वितीय और भयंकर संरचनाएं स्थापित नहीं कर पाएगा, भले ही उसके पास सभी आवश्यक सामग्रियां हों। यहाँ तक कि अंकल व्हाइट भी केवल इन 3 सर्वोच्च संरचनाओं को स्थापित करना ही जानते थे। वे उनके भीतर के रहस्यों को ठीक से नहीं समझ पाए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बहुत जटिल थीं। यही कारण था कि सच्चे अमर या दिव्य देवताओं के लिए भी उन्हें भेदना मुश्किल होता। सब कुछ सही है, अंकल व्हाइट ने सिर हिलाया। पास खड़ा चांदी के बालों वाला आदमी तुरंत मुस्कुराया और निंग को एक जेड की बोतल थमा दी। इसमें 15 मिलियन किलोग्राम है, तो फिर इस तीर को स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर जाने दो। निंग ने उसे तीर दे दिया। सटीक रूप से कहें तो यह जिया सम्राट के पास जाता है, चांदी के बालों वाले आदमी ने हंसते हुए कहा। निंग एक क्षण के लिए चौंका, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। स्वर्गीय खजाने पर्वत के पीछे ग्रैंड जिया सम्राट खड़ा था। अब जब यह सौदा पक्का हो गया है, युवा मित्र जी निंग, अगर आपको कोई और खजाना मिलता है तो हमारा स्वर्गीय खजाना पर्वत उसे बेचने के लिए हमेशा आपका स्वागत करेगा। मैं, स्काई फॉक्स, खुद आपका स्वागत करने आऊंगा। अब जाकर चांदी के बालों वाले उस आदमी ने उन्हें अपना नाम बताया, स्काई फॉक्स। निंग मन ही मन चौंका। तो यह वही है। ग्रैंड जिया सम्राट के 2 आत्मिक प्राणी थे जो दिव्य अमर बन गए थे। एक आकाश लोमड़ी थी और इसी आकाश लोमड़ी ने ग्रैंड जिया सम्राट के लिए स्वर्गीय निधि पर्वत की स्थापना की थी। स्वर्गीय निधि पर्वत पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। अंतरिक्ष के अंधेरे में एक धुंधली आकृति कमल मुद्रा में बैठी थी। अचानक शून्य में कहीं से एक चांदी के बालों वाला आदमी प्रकट हुआ। गुरुजी, ये रहा वह तीर जो जी निंग ने अभी अभी हमारे स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर बेचा है। चांदी के बालों वाले आदमी ने आदरपूर्वक तीर भेंट किया। वह जलता हुआ तीर अंतरिक्ष में मंडरा रहा था और शक्ति की लहरें छोड़ रहा था। ये तीर, यह अग्नि सत्य तीर है। ये सबसे प्रसिद्ध प्रकार का तीर है जिसे आदि युग के दिव्य धनुर्धर की ऐतिहासिक जिया राजवंश के संस्थापक सम्राट महान यू के पुत्र थे ने बनाया था। इनमें से एक भी तीर के प्रभाव से मैं मर जाऊंगा। काले वस्त्रधारी जिया सम्राट ने धीमी आवाज में कहा। वह आदिकालीन शाही कुल के वंशज थे और उस कालखंड में जीवित रहे थे। पंगु की आदिकालीन दुनिया में भी कुछ ही अत्यंत प्रसिद्ध दिव्य धनुर्धर थे। उन सभी की अपनी अपनी विशेषताएं थीं और कोई भी एक नजर में उनके तीरों को पहचान सकता था। जब पंगु की दुनिया बिखर गई तो सबसे शक्तिशाली खजानों को विभिन्न प्रमुख शक्तियों ने तेजी से हथिया लिया। चूंकि जी निंग ने इनमें से एक तीर हासिल किया है तो उसका संबंध उन प्रमुख शक्तियों में से किसी एक से जरूर होगा, वरना उसे ऐसा खजाना कैसे मिल सकता था। इसके अलावा जी निंग ने खुद को दावफादर क्रिम्सन ब्राइट के संघ में किसी का प्रशिक्षु नहीं बनाया था, लेकिन गुरु ने मुझे वास्तव में इस मामले की जांच न करने का आदेश दिया था। जी निंग के पीछे जरूर कोई दावफादर होगा। जी निंग पर कड़ी नजर रखना। तीनों लोगों में इस समय अराजकता की स्थिति है। जी निंग हमारा दोस्त बन सकता है, लेकिन उसे हमारा दुश्मन कतई नहीं बनना चाहिए। काले वस्त्र पहने जिया सम्राट की आवाज शून्य के अंधेरे में गूंजी। पुस्तक 14, अध्याय 9, संरचनाएं बनाना। चचेरे भाई, मुझे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। जी निंग हवा में राजकुमारी शियाओं को विदाई दे रही थी। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम राजा यान की जागीर में कुछ समय के लिए रुकोगे? स्वर्गीय खजानों के पहाड़ पर खरीदारी करने के बाद तुम क्यों जा रहे हो? राजकुमारी शियुए सचमुच उससे अलग नहीं होना चाहती थी। उसके दादा राजा यान हाल ही में दिव्य अमर बने थे, इसलिए वे अपना ज्यादातर समय एकांत साधना में बिताते थे और शायद ही कभी उसके साथ समय बिता पाते थे। इसके अलावा जी निंग भी उसकी ही उम्र की थी। ऐसे कई विषय थे जिन पर वह उससे चर्चा कर सकती थी, लेकिन अपने दादा से नहीं। स्वाभाविक रूप से वह चाहती थी कि वह ज्यादा समय तक उसके साथ रहे। चूंकि ग्रैंड जिया की दुनिया अब खतरनाक अंतर्धाराओं से भरी हुई है, मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा और जी कबीले के स्वेलो माउंटेन क्षेत्र के चारों ओर कई स्तर की संरचनाएं स्थापित करनी होंगी। निंग ने कहा, मैं हमेशा के लिए स्वेलो माउंटेन क्षेत्र में ही रहूंगा। अगर आप खाली हों तो वहाँ मुझसे मिलने आ सकते हैं। स्थायी रूप से? राजकुमारी शियुए आश्चर्यचकित थी। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। उन्होंने माउंट इनहॉट में कई तकनीकें सीखी थीं, चाहे वह की रिफाइनिंग हो, फेंट और बॉडी रिफाइनिंग हो या तलवारबाजी की नियमावली। ये सभी महान आकाश के पिता के स्तर की ओर मार्गदर्शन प्रदान करती थीं। उनके पास 8-9 रहस्यमय कला, तारा सीजिंग हैंड,
होवई की तीरंदाजी और मशाल ड्रैगन की आंख भी की, जो तीनों लोगों की कुछ सबसे सर्वोच्च दिव्य क्षमताएं थीं। उन्हें इन तकनीकों के प्रशिक्षण के लिए समय देना पड़ा, ये देखते हुए कि तीनों लोग तूफान से घिरने वाले थे। निंग ने वास्तव में सरपेंट विंग झील पर स्थायी रूप से रहने की योजना बनाई थी, क्योंकि वह यूएई की वापसी का इंतजार कर रहा था। यह अच्छी बात है, मैं जब चाहूँ तुम्हें वहाँ ढूंढ पाऊंगी। तुम्हें सावधान रहना होगा। मेरे दादाजी ने भी मुझे बताया था कि दुनिया में इन दिनों काफी उथल पुथल मची हुई है, यहाँ तक कि कई दिव्य अमर भी नष्ट हो गए हैं, राजकुमारी शियू ने कहा। मुझे पता है, चिंता मत करो, दूसरे लोग दिव्य अमरों को मार सकते हैं, लेकिन मुझे मारना बहुत मुश्किल होगा, निंग ने कहा। ओह, राजकुमारी शियुए ने आश्चर्य से कहा। निंग हंसा। मत भूलना कि मैं अभी अभी अपने गुरु से पढ़ाई करके लौटा हूँ। अच्छा, बहुत हो गई बातें, अब मुझे जाना होगा। और फिर निंग ने लिटिल किंग और अंकल वाइट को स्थानिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके ग्रैंड जिया की शाही राजधानी के ऊपर हवा से गायब होने के लिए प्रेरित किया। मेरा ये छोटा भाई, लगता है ये 30 से ज्यादा साल उसके लिए असाधारण रहे हैं। राजकुमारी शियू ने राहत भरी सांस ली। निंग जितना शक्तिशाली होता, वह उतनी ही निश्चिंत होती। हालांकि उसकी बातें थोड़ी ज्यादा थीं। दूसरों को तो दिव्य अमरों को मारना आ सकता है, लेकिन उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा लग रहा है जैसे वह ये कहना चाह रहा हो कि वह दिव्य अमरों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि उसके स्वामी ने उसे कोई सुरक्षात्मक वस्तु प्रदान की होगी। स्वूश, राजकुमारी शियुए अपने निवास की ओर नीचे की ओर उड़ती हुई राजा यान की जागीर में वापस आ गई। इस बार राजकुमारी शियुए का अनुमान गलत निकला। शक्ति के मामले में निंग अब तक सचमुच एक दिव्य अमर कुलपिता के स्तर का हो चुका था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि निंग ने 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षण लिया था। दूसरों के लिए उसे घायल करना बेहद मुश्किल होगा, और रहस्यमय कला द्वारा अनुमत 72 रूपांतरणों के माध्यम से अगर वह ग्रैंड जिया सम्राट में रूपांतरित हो जाता, तो शायद राजा यान भी कोई अंतर नहीं बता पाता। यही कारण था कि सामान्यतः जो लोग 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षित होते थे, वे जीवित रहने में अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली होते थे। रहस्यमय कला में निंग के प्रशिक्षण के कारण ही कुलपिता सुभूति ने निंग को अपने संरक्षण से विदा होने की अनुमति दी थी। मास्टर जी, निंग अचानक स्टिलवाटर सिटी छोड़कर शाही राजधानी की ओर चल पड़ी। शाही राजधानी हमारे लिए ग्रैंड जिया की दुनिया में सबसे खतरनाक जगह बनी हुई है। ये हत्या के लिए सही जगह नहीं है। उस पर नजर रखना जारी रखो। हाँ, निगल पर्वत। ग्रैंड जिया की शाही राजधानी से यहाँ लौटने के लिए एक स्थानिक टेलीपोर्ट का उपयोग करने के बाद निंग ने तुरंत उच्च स्तरीय जी कुल के सदस्यों को बुलाया। वांशियांग सिद्धों और जिफू शिष्यों की नवीनतम पीढ़ी को एक ही हॉल में एकत्रित किया गया, जिसमें जी मो और निंग द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त अन्य लोग भी शामिल थे। अब जब कुल की स्थिति स्थिर हो गई थी, तो उनकी सभी प्रतिभाओं को साधना के लिए अच्छे संसाधन प्राप्त हुए। उनकी स्थिति जी9 फायर, जी ट्रूकीप और अन्य लोगों की तुलना में कहीं बेहतर थी। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, जी मो पहले ही वांशियांग सिद्ध बन चुके थे। यहाँ बुलाए जाने पर ही उन्हें पता चला कि जी निंग वापस आ गई है। सभी खुशी से झूम उठे। जी वंश की युवा पीढ़ी बहुत पहले ही निंग को अपना आदर्श मानने लगी थी। आखिरकार कॉन्क्लेव का विजेता बनना तो कोई किंवदंती से भी बढ़कर था। यह एक ऐसा आयोजन था जहाँ पूरी दुनिया के प्रतिभाशाली लोग एक प्रतियोगिता में एक साथ आए थे। मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। स्टिलवाटर कमांड्री इस समय अस्त व्यस्त स्थिति में है। अगर अंकल जी निंग स्वेलो माउंटेन के चारों ओर विशाल संरचनाएं बनाने की योजना बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे जी कबीले की नींव अनगिनत पीढ़ियों तक फलती फूलती रहेगी। ठीक है, इन भव्य संरचनाओं के साथ हमें अब यंग फ्लेम कबीले से डरने की जरूरत नहीं होगी। मैं सहमत हूँ, मैं भी सहमत हूँ। जी कुल का एक भी व्यक्ति विरोध में नहीं था। निंग के शब्द उनके कानों के लिए संगीत जैसे थे। निंग ने उन्हें बताया था कि एक बार संरचनाएं स्थापित हो जाने के बाद दिव्य अमर कुलपिता भी उनमें से गुजरने के बारे में भूल सकते हैं। केवल दिव्य अमरों की शक्ति को पार करने वाले व्यक्तियों के पास ही आगे बढ़ने का मौका था। ये समझना होगा कि ग्रैंड जिया की पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि प्राचीन कुलों के लिए भी जो फेंट गॉड युग से अस्तित्व में थे, जैसे कि स्टिलवाटर के नॉर्थमोस्ट कबीले या यंग फ्लेम कबीले, सेलेस्टियल इमॉर्टल्स ने उनकी शक्ति की ऊंचाई का प्रतिनिधित्व किया। इन भव्य संरचनाओं की सुरक्षा के साथ स्वेलो माउंटेन एक बिल्कुल सुरक्षित स्थान बन जाएगा। जी कबीला इस स्थान पर सुरक्षित और स्थिर रूप से फल फूल सकता है। एक सच्चे शक्तिशाली कबीले के लिए एक बेहद सुरक्षित ठिकाना होना जरूरी था। कुछ कबीले तो अपने मुख्यालयों को अनजान छोटी छोटी दुनियाओं में भी छिपाते थे। स्वाभाविक रूप से जी कबीला भी ऐसे ही सुरक्षित ठिकाना चाहता था, और जब निंग ने उन्हें ये बातें बताईं तो वह झूठ नहीं बोल रहा था। इन 3 अत्यंत क्रूर संरचनाओं में एक सीलिंग घटक भी शामिल था। इस तरह की भव्य सीलिंग संरचना को तकनीक से नहीं तोड़ा जा सकता था, उन्हें अपरिष्कृत बल से ही नष्ट करना पड़ता था। जब तक किसी के पास किसी सच्चे अमर या दिव्य देवता की शक्ति न हो, तब तक उन्हें तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। एक बर्फीला सफेद शिकारी कुत्ता आसमान में खड़ा था। उसके पीछे कहीं से चमकती रत्न सी चट्टानों की एक श्रृंखला प्रकट हुई। ऐसी कुल 108 चट्टानें थीं। बर्फीला सफेद शिकारी कुत्ता दूर एक पहाड़ की चोटी की ओर देख रहा था। स्विश 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 स्विश। फौरन उसके आसपास मडराते पत्थर उल्कापिंडों की तरह उछलकर पहाड़ के विभिन्न हिस्सों में गहराई तक धंस गए। इसके तुरंत बाद पहाड़ की चोटी गायब हो गई और बादलों की तरह दिखने वाले धुंधले प्रकाश के घेरे पहाड़ की चोटी के चारों ओर दिखाई देने लगे। 18 सम्मोहन भ्रमों का अंतिम गठन आधार स्थापित हो गया है।
बर्फीले सफेद शिकारी कुत्ते ने राहत भरी सांस ली। उठना। जैसे ही उसने इस संरचना को सक्रिय किया, स्वेलो पर्वत क्षेत्र का हर हिस्सा, जिसमें पर्वत शिखर, नदियां, झीलें और जंगल शामिल थे, स्वर्ग और पृथ्वी की तात्विक शक्तियों को बुलाने लगा। साथ ही विभिन्न संरचना आधार एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित होने लगे और एक विशाल संयुक्त संरचना में जुड़ गए। संरचना का हर एक हिस्सा एक अद्भुत, परिपूर्ण तरीके से एक साथ आया। जल्द ही स्वेलो पर्वत का पूरा 1,00,000 किलोमीटर का क्षेत्र मानो एक सचमुच सम्मोहक, मायावी क्षेत्र में बदल गया। अगर किसी के पास जीवंश द्वारा जारी कोई ताबीज न हो तो जो भी वहां प्रवेश करता वह तुरंत हमेशा के लिए खो जाता। गड़गड़ाहट। सरपेंट विंग झील। साधारण मच्छर इधर उधर उड़ रहे थे और कुछ अक्सर ब्राइट हार्ट द्वीप में उड़ जाते थे। जंगली इलाकों में मच्छर बेहद आम थे, हालांकि ये बहुत ही साधारण मच्छर थे। इन्हें राक्षस भी नहीं माना जा सकता था। निम्न की दिव्य इंद्रिय को भी इनमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। हालांकि इस 18 सम्मोहन ड्रम समूह का केंद्र सरपेंट विंग झील थी। समूह के सक्रिय होने के बाद हालांकि सरपेंट विंग झील का मुख्य स्थान हमेशा की तरह साधारण दिखाई दे रहा था, अब इन साधारण मच्छरों के लिए ब्राइट हार्ट द्वीप की ओर उड़ने का कोई रास्ता नहीं था। ब्रेंजिया का एक साधारण कमांडरी शहर। एक एस्टेट के भीतर स्वूश, एक दुबला पतला आदमी जिसकी आंखें हरी रोशनी से चमक रही थीं, अचानक आंगन में प्रकट हुआ। आंगन में काले कपड़े पहने एक आदमी आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था। उस आदमी के लंबे खुले काले बाल थे और उसके माथे पर एक सीधा चीरा लगा हुआ था। मास्टर, दुबले पतले आदमी ने आदरपूर्वक कहा। हम लंबे बालों वाला काले चोगे वाला आदमी मेरी तरफ देखने लगा। क्या है? पूरा स्वेलो पर्वत क्षेत्र एक अजीबोगरीब भ्रामक संरचना से आच्छादित हो गया है। मेरे नन्हे मुन्ने भी उसमें घुसने में पूरी तरह असमर्थ हैं। वे उसमें पूरी तरह खो गए हैं और वापस भी नहीं लौट पा रहे हैं। दुबले पतले आदमी की हरी चमकती आंखों में थोड़ी नाराजगी थी। वे मच्छर वाकई बेहद साधारण थे, लेकिन वे उसके मन से जुड़े हुए थे। यह कोई आसान काम नहीं था। ओह, लंबे बालों वाले काले वस्त्र पहने आदमी ने भौहें चगाईं। एक भ्रामक संरचना, ऐसा लगता है जैसे जी निंग स्वेलो पर्वत पर संरचनाएं स्थापित करने के लिए लौट आए हैं। ये ठीक है, चूंकि जी कबीला स्वेलो पर्वत को अपनी समृद्धि का आधार बनाना चाहता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए रखना होगा। इसका मतलब है कि व्यापारी कारवां वहां से आते जाते रहेंगे और जी कबीला उन्हें संरचनाओं के बीच से मार्गदर्शन करेगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे खो न जाएं। अब तुम्हें इस बारे में और चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरों को भेजकर हालात पर नजर रखने का इंतजाम करूंगा। आराम करो और अपनी ताकत बढ़ाओ। मुझे लगता है कि तुम अपने छोटे बच्चों को वापस नहीं पा सकोगे। आखिरकार यदि किसी अन्य व्यक्ति को स्वेलो माउंटेन में भेजा भी जाए तो वह यह नहीं पहचान पाएगा कि कौन सा मच्छर विशेष है। ठीक है, दुबले पतले आदमी ने धीमी आवाज में सहमति जताई और फिर चला गया। लंबे बालों वाला काले वस्त्र पहने वह आदमी तुरंत एक दूसरे अधीनस्थ को निर्देश देने लगा। ब्रेंजिया का ये साधारण सा दिखने वाला कमांडरी शहर असल में ब्लड क्लाउड हॉल के महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक था। समय बीतता गया। ब्लड क्लाउड हॉल ने जांच पड़ताल के लिए हर तरह के औजार इस्तेमाल किए। मच्छर, व्यापारी कारवां, टोह लेने की कला, यहाँ तक कि कब्जा करने की कला भी। उन्होंने स्वेलो माउंटेन में घुसपैठ करने के लिए हर संभव तरीका अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे व्हाइट वाटर हाउंड के विशाल समूह, खासकर सरपेंट विंग झील क्षेत्र में बनने लगे, जी कबीले के लोगों के लिए भी जी निंग से मिलना दुर्लभ हो गया। केवल जी ट्रूकीप, ब्रैनी शैडो और कुछ अन्य लोग ही सीधे उनसे मिलने जा सकते थे। यहाँ तक कि जी मो और अन्य लोगों को भी पहले मिलने का अनुरोध करना पड़ता था। इस प्रकार ब्लड क्लाउड हॉल के लिए भी यह पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया कि जी निंग वास्तव में सरपेंट विंग झील में रह रही है या नहीं। मालिक, पहले जैसा ही साधारण कमांडरी शहर, एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। स्वेलो माउंटेन अब भव्य संरचनाओं की परतों से घिरा हुआ है। मेरा एक क्लोन एक व्यापारी कारवां के साथ इस जगह की जांच कर रहा था और मैंने जितनी संरचनाएं खोजी हैं उनकी संख्या इतनी है कि दिव्य अमर भी इसमें प्रवेश करने के बाद भटक जाएंगे। वहां से भागने के लिए किसी ग्रेटर टेलीपोर्टेशन दाव सील का इस्तेमाल करना होगा। अब ऐसा लगता है स्वेलो माउंटेन पूरी तरह से जी निंग के नियंत्रण में है। इस क्षेत्र में निंग इन संरचनाओं का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वहां उसे मारना बेहद असंभव है। सिर्फ विभिन्न संरचनाओं, खासकर खतरनाक संरचनाओं की जांच करना वास्तव में आत्महत्या है। मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लूज इमॉर्टल्स को मरना होगा। ठीक है, लंबे बालों वाले काले वस्त्र पहने आदमी ने सिर हिलाया। चूंकि आप भी ऐसा ही सोचते हैं एल्डर चू, तो लगता है कि स्वेलो माउंटेन वाकई हत्या के लिए सही जगह नहीं है। तो इंतजार करते हैं, जी निंग के स्वेलो माउंटेन से जाने का इंतजार करते हैं। ठीक उसी दिन जब एल्डर चू ब्लड क्लाउड हॉल को रिपोर्ट कर रहे थे, ब्राइट हार्ट द्वीप के ऊपर का आसमान बर्फ के गुबार से भर गया था। 40 दिनों तक दिन रात अथक परिश्रम करने के बाद आखिरकार मैंने 3 अत्यंत घातक संरचनाओं में से पहली संरचना तैयार कर ली है। सफेद वस्त्र पहने अंकल व्हाइट हंस पड़े, लेकिन उनकी निगाहें थकान से भरी थीं। मैं सचमुच जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर मैं जरा भी लापरवाह होता तो सब कुछ बिगड़ जाता और बहुत संभव था कि उनमें से कुछ सामग्रियां तात्विक ऊर्जा से नष्ट हो जाती।
परेशानी के लिए माफ कीजिए अंकल व्हाइट। निंग को भी संरचनाओं की अच्छी समझ थी। वह अच्छी तरह जानता था कि इन 3 सर्वोच्च संरचनाओं को स्थापित करने के लिए भी किसी व्यक्ति में संरचनाओं के महारथी की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि निंग को भी इन संरचनाओं में निहित रहस्यमय रहस्यों को देखते ही चक्कर आने लगता था। उन्हें स्थापित करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, यह इतना बुरा नहीं था। मैंने 3 सर्वोच्च संरचनाओं में से एक को पहले ही स्थापित कर दिया है। पूरा स्वेलो माउंटेन क्षेत्र पहले ही स्थिर हो चुका है। बाकी 2 के लिए मैं थोड़ा धीमा चल सकता हूँ, अंकल व्हाइट ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वे बातचीत कर रहे थे, जी निंग, दूर से एक आवाज गूंजी। निंग तुरंत उठी और पीछे मुड़ी। ये कबीले के नेता जी ट्रूकीप की आवाज थी। जी निंग, ब्लैक व्हाइट कॉलेज का अमर फाइवक्रेज आ गया है। ट्रूकीप उसके पास आया। अमर फाइवक्रेज उसके साथ था। बड़े भाई फाइवक्रेज। निंग तुरंत उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। चूंकि वह अब 0 स्तर का पृथ्वी अमर था, इसलिए श्वेत श्याम महाविद्यालय के नियमों के अनुसार उन दोनों को एक दूसरे को एक ही पीढ़ी के बराबर मानकर व्यवहार करना था। जी निंग, तुम्हारे गुरु ने अपना एकांत ध्यान त्याग दिया है। वे 9 दिनों में अपने दिव्य कष्ट से गुजरने की तैयारी कर रहे हैं। अमर फाइवक्रेज ने गंभीरता से कहा। 9 दिन? निंग तुरंत दंग रह गया। पुस्तक 14, अध्याय 10, दिव्य क्लेश। यह आपके स्वामी का अपना निर्णय है, अमर फाइवक्रेज ने कहा। जी निंग तुरंत समझ गया। दिव्य विपत्ति एक साधक के जीवन में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। सामान्यतः वे अपने अवचेतन द्वारा बताए गए समय पर इसका प्रयास करना चुनते थे। चूंकि उनके गुरु ने इसे 9 दिन बाद करने का निर्णय लिया था, तो इसका अर्थ था कि उनके गुरु के पास अब से 9 दिन बाद सफलता की सबसे अधिक संभावना होगी। लेकिन भले ही वह सबसे बड़ा मौका होता, फिर भी संभावना तुलनात्मक रूप से कम ही थी। आखिरकार ब्रांड जिया दुनिया में अनगिनत 0 स्तर के पृथ्वी अमर थे, लेकिन अक्सर 10 लाख से ज्यादा साल बीत जाते थे और एक भी दिव्य अमर का उदय नहीं होता था। केवल ऐसे समय में जब तीनों लोग उथल पुथल की स्थिति में थे, ब्रांड जिया ने पिछले 20-30 वर्षों में कई पृथ्वी अमरों को संकट से उबरते देखा था। लेकिन तब भी कुछ ही सफल हुए थे। 3600 कमांडरियों और 4 समुद्रों में फैले। संभावनाएं अभी भी बेहद कम थीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि तुम्हारे गुरु 9 दिन बाद दिव्य क्लेश का प्रयास कर रहे हैं। तुम किसी को नहीं बता सकते, अमर फाइवक्रेज ने निर्देश दिया। मैं समझ गया। निंग ने पास खड़े जी ट्रूकीप की तरफ देखा। ट्रूकीप ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, तुम दोनों अकेले में बात कर सकते हो। ट्रूकीप को अच्छी तरह पता था कि यह कितना गंभीर मामला है, इसलिए वह तुरंत वहां से चला गया। हॉल के भीतर केवल जी निंग, इमोर्टल फाइवक्रेज और व्हाइट वाटर हाउंड ही बचे थे। तुम्हारा स्वामी दिव्य क्लेश का प्रयास करने वाला है, लेकिन उसके सफल होने की संभावना 10,000 में 1 से भी कम है। क्लेश बहुत कठिन है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई उसे परेशान न करे, अमर फाइवक्रेज ने गंभीरता से कहा। इसलिए तुम्हारे स्वामी को अपने क्लेश के दौरान रक्षकों की जरूरत जरूर होगी। रक्षक? निंग ने सिर हिलाया। मैं स्वाभाविक रूप से अपने स्वामी के लिए एक संरक्षक के रूप में काम करूंगा। मैंने इस मामले पर तुम्हारे मालिक से पहले ही बात कर ली है। इस बार उसकी रक्षा सिर्फ तुम और मैं ही करेंगे। सिर्फ हम दोनों, अमर फाइवक्रेज ने कहा। 2, निंग आश्चर्यचकित था। आपके गुरु ने आपके द्वारा काले गोरे महाविद्यालय में लाए गए दाव भंडारों का अध्ययन करने के बाद नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। उनकी शक्ति में अद्भुत वृद्धि हुई है, अमर फाइवक्रेज ने कहा। मुझे भी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है और मेरी शक्ति एक ऐसे अमर व्यक्ति के बराबर है जो 6 या 7 लाख वर्षों तक जीवित रहा है। तुलनात्मक रूप से काले गोरे महाविद्यालय के अन्य अमर व्यक्ति थोड़े कमजोर हैं। निंग ने सिर हिलाया। तुम्हारा प्राइमल ट्विन इतने साल पहले लूज इमॉर्टल्स को मारने में सक्षम था, जब वह सिर्फ एक शीर्ष प्राइमल दाओइस्ट था। तुम्हारी प्रशिक्षण गति को देखते हुए मुझे लगता है कि अब वह अंतिम 0 स्तर पर होगा। 30 साल बाद तुम शायद मुझसे कमजोर नहीं रहोगे, इमॉर्टल फाइवक्रेज ने हंसते हुए कहा। ऐसे समय में विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जितने शक्तिशाली होगे, तुम्हारे स्वामी को अपने संकट के दौरान उतना ही अधिक आत्मविश्वास महसूस होगा। निंग ने सिर हिलाया। मुझे अतीत में अमर नॉर्थवॉकर से कमजोर नहीं होना चाहिए। अमर फाइवक्रेज तुरंत चौंक गया। ये समझना जरूरी है कि जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है, अमरता का मार्ग और भी कठिन होता जाता है और दिव्य अमर बनने की संभावनाएं बेहद कम होती हैं। एक सच्चा अमर या स्वर्ग का देवता बनने की संभावना, ये तो दुर्लभ ही था, भले ही किसी की दृष्टि तीनों लोगों तक ही सीमित क्यों न हो। हर एक सेना में 5 लाख साल की शक्ति के स्तर के लूज इमॉर्टल थे, लेकिन पूरे ग्रैंड जिया राजवंश में ऐसे बहुत कम थे जो 10 लाख साल पुराने लूज इमॉर्टल के स्तर के थे। जहां तक लाखों साल तक जीवित रहने वाले लूज इमॉर्टल्स की बात है, पूरे ग्रैंड जिया राजवंश में ऐसा एक भी व्यक्ति होना दुर्लभ था। तुम, अमर फाइवक्रेज को इस पर यकीन ही नहीं हुआ। पास के व्हाइट वाटर हाउंड ने कहा, मेरे बेटे निंग ने बहुत पहले ही 3 पैरों वाली तलवार की 9 मुद्राएं सीख ली हैं। उसने इसमें और भी सुधार किया है। बहुत बढ़िया। अमर फाइवक्रेज के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी उभर आई। उसने खुशी से कहा, अद्भुत, अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। जी निंग, सिर्फ तलवारबाजी की दृष्टि से आप शायद हमारे ब्लैक व्हाइट कॉलेज की अब तक की सबसे शक्तिशाली हस्ती हैं। अमर फाइवक्रेज ने पूर्ण विस्मय में आह भरी। ये जी निंग जो उसके सामने खड़ी थी, वह खुद एक तलवार की तरह था। तलवारें ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका इस्तेमाल आगे बढ़ने और बेजोड़ तीखेपन से काटने के लिए किया जाता है। जी निंग एक तलवार की तरह था जो अपने रास्ते में पड़ने वाली सभी झाड़ियों और कांटों को चीर देता था।
वर्षों पहले एक युवा के रूप में वह अमर नियति के पूरे सम्मेलन का विजेता बन गया था। पिछले 30 से ज्यादा सालों में उसने अमर नॉर्थवॉकर की 3 पैरों वाली तलवार में महारत हासिल कर ली थी और उसे अपने इस्तेमाल के लिए अनुकूलित भी कर लिया था। ये कैसी प्रतिभा थी! कुछ दशकों या एक सदी बाद वह कितना शक्तिशाली बन जाएगा। तलवार मेरा शरीर है, तलवार मेरी जिंदगी है, तलवार मेरा रास्ता है। अमर फाइवक्रेज ने निंग की ओर देखते हुए सिर हिलाया। जब हर तलवार अमर तलवार के दांव पर चढ़ेगा तो वह अपने तलवार हृदय और इन सिद्धांतों को समझेगा। लेकिन समझना आसान है, अमल करना मुश्किल। बहुत कम लोग ही इस स्तर तक पहुंच पाते हैं और इस विशाल दुनिया में अनगिनत तलवार अमर गिर चुके हैं। हालांकि मैं तुमसे निकलती विशाल तलवार नियत को महसूस कर सकता हूँ, एक ऐसा तलवार हृदय जो अकल्पनीय है। तुम सचमुच एक तलवार अमर बनने के लिए ही पैदा हुए हो। सच तो ये है कि कई साल पहले ही लू डोंगबिन जैसे लोगों को ये यकीन हो गया था कि निंग का जन्म एक अद्वितीय तलवार अमर बनने के लिए हुआ है। उनकी वर्तमान सफलता का कारण आंशिक रूप से उनके पिछले जीवन के अनुभव हैं, लेकिन इस जीवन में उनके माता पिता भी हैं। उसके पिता ने उसे एक तलवार दी थी, उसकी माँ ने उसे दिल दिया था। थोड़ी देर बातें करने के बाद निंग ने पूछा, क्या मास्टर को जल्दी है? अगर उन्हें जल्दी नहीं है तो मैं यहाँ सरपेंटविंग झील पर एक दिन और रुकूंगा। कल ब्लैक व्हाइट कॉलेज में आप सभी से फिर मिलूंगा। हम 3 दिन में ब्लैक व्हाइट कॉलेज छोड़कर चुने हुए क्लेश क्षेत्र में जाने की योजना बना रहे हैं, इमोर्टल फाइवक्रेज ने कहा। हमारे पास एक दिन का समय है, आप यहाँ सरपेंटविंग झील पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। संकट क्षेत्र क्या होगा? निंग पूछे बिना नहीं रह सका। यह अभी एक रहस्य है, अमर फाइवक्रेज ने कहा। जैसे ही तुम्हारे स्वामी के दुश्मनों को इसके बारे में पता चलेगा वे तुरंत उस स्थान पर पहुंच जाएंगे और तुम्हारे स्वामी के संकट को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार संकट क्षेत्र ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी केवल तुम्हारे स्वामी को ही पता है, मुझे भी नहीं पता। वहां पहुंचने के बाद हमें पता चल जाएगा। निंग हंसा। ये तो अच्छी बात है, अगर मालिक को ही पता हो तो लीक होने का कोई डर नहीं है। ठीक है, अपनी तैयारी करो, मैं अब जा रहा हूँ। अमर फाइवक्रेज तुरंत चला गया। हॉल के भीतर जल्द ही जी निंग ने लिटिल किंग को वापस बुला लिया। आंगन में जी निंग, अंकल व्हाइट और लिटिल किंग मौजूद थे। गुरुजी का दिव्य कष्ट निकट है, यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है, हम इसकी तैयारी में लापरवाही नहीं बरत सकते, निंग ने पूरी गंभीरता से कहा। इसीलिए मैं और अंकल व्हाइट दोनों जा रहे हैं और हम स्वेलो माउंटेन तुम्हारे हाथों में छोड़ जाएंगे, लिटिल किंग। स्वेलो माउंटेन की संरचनाएं बहुत अधिक और बहुत जटिल थीं, यहाँ तक कि उन निम्न श्रेणी की संरचनाओं को भी पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए कम से कम आदिम दाववादी स्तर के विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। लेकिन अभी निंग के अलावा जी कबीले के सबसे शक्तिशाली सदस्य केवल वांशियांक चरण में ही थे। जहाँ तक सर्वोच्च संरचनाओं की बात है, उन्हें सक्रिय करने के लिए शून्य स्तर के पृथ्वी अमर की शक्ति की आवश्यकता होगी। लेकिन निंग इन संरचनाओं के रहस्यों को विचरिवर अमर संपदा के राक्षसों को नहीं सिखा सकता था। दरअसल मैं भी जाना चाहती हूँ। दिव्य क्लेश, मैंने तो कभी। छोटी किंग अपनी बात बीच में ही रोक दी क्योंकि निंग ने उसे देखा। मास्टर, मुझे पता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है, लिटिल किंग ने जल्दी से हंसते हुए कहा। अंकल व्हाइट, लिटिल किंग, तुम दोनों जल्दी करो और आज अपनी शक्ति को अंतिम शून्य स्तर तक बढ़ाओ, निंग ने कहा। इन दोनों जेड बोतलों में से प्रत्येक में 25 लाख किलोग्राम तरलीकृत मौलिक सार है। निंग ने डार्कनॉर्थ सूत्र में प्रशिक्षण लिया था, जिससे दावफादर स्तर तक प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता था और फिर भी उसके प्राइमल ट्विन को चरम प्राइमल अवस्था से अंतिम शून्य स्तर तक पहुंचने के लिए केवल 25 लाख किलोग्राम की आवश्यकता थी। अंकल व्हाइट और लिटिल किंग दोनों पहले ही प्रारंभिक शून्य स्तर तक पहुंच चुके थे। 25 लाख किलोग्राम द्रवीभूत तात्विक सार उन्हें अंतिम शून्य स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त से भी अधिक होगा। याद रखें, शून्य स्तर के शिखर तक प्रशिक्षण न लें, चाहे कुछ भी हो, निंग ने चेतावनी दी। चिंता मत करो, हम दिव्य क्लेश के लिए तैयार होने के बिल्कुल भी करीब नहीं हैं। जब अंकल व्हाइट और लिटिल किंग प्रशिक्षण ले रहे थे तब निंग का असली शरीर पानी के नीचे की संपत्ति के स्टिल रूम में प्रवेश कर गया। अपने स्वामी के कष्टों के लिए निंग अपनी शक्ति को भी सर्वोच्च स्तर तक बढ़ाने वाला था। सौभाग्य से उसने स्वर्गीय खजाने पर्वत के मुख्य मुख्यालय में 1.5 करोड़ किलोग्राम प्राप्त कर लिया था। हालांकि उसने कुछ खजाने खरीदने में कुछ खर्च कर दिए थे, फिर भी उसके पास 1 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा बचा था। सुंदर नाजुक दिखने वाला फर पहने युवक ने खुद को नेदरवाटर जेड बिस्तर के ऊपर बैठा लिया। उसके सामने एक छोटी सी जेड बोतल रखी थी। शुरू करना। जेड की बोतल से द्रवित तात्विक सार की एक धारा बह निकली, जिससे स्टिल रूम के भीतर एक विस्मयकारी झील बन गई। निंग के चारों ओर एक अंधेरा भांवर दिखाई दिया और जैसे जैसे वह अंधेरे भांवर के पास पहुंचा, सार की असीम मात्रा गायब होने लगी क्योंकि वह निंग के जिफू क्षेत्र में समा गई थी। जिफू क्षेत्र के भीतर उसका स्वर्ण कमल प्रचुर मात्रा में सत्व को अवशोषित करने के बाद उस तपते हुए आदि अग्नि सागर के भीतर से कांपने और बाहर निकलने लगा। स्वर्ण कमल लगातार ऊंचा होता जा रहा था और उसकी पंखुड़ियां और उसका तना तेजी से मोटा होने लगा। स्वर्ण कमल के भीतर का तत्व की भी उत्तरोत्तर शुद्ध होता जा रहा था, इतना शुद्ध कि किसी का भी हृदय कांप जाए। उसी समय स्वर्ण कमल के शीर्ष पर स्थित वह मनमोहक छोटा कमल का बीजकोष धीरे धीरे आकार में बढ़ने लगा और कमल के बीजकोष के हृदय में एक कच्चे कमल के बीज ने आकार ले लिया। अंतिम शून्य स्तर। सब कुछ रुक गया। अब विशाल स्वर्ण कमल महाद्वीप आकार के कछुआ सांप की पीठ पर धधकती आदि अग्नि के भीतर लहरा रहा था। ये स्वर्ण कमल अब पूरे जिफू क्षेत्र का सबसे चमकदार स्थान बन गया था।
विलंबित स्तर पर पहुंचने पर गोल्डलोट्स प्राइमल पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली था। ये पूर्णता से बस एक बाल की दूरी पर था। अगले दिन निंग, अंकल व्हाइट और लिटिल किंग भोजन के लिए एकत्र हुए। पिछली रात उनकी शक्ति 0 स्तर तक बढ़ गई थी। भोजन के बाद लिटिल किंग को सरपेंट विंग झील की रक्षा के लिए पीछे छोड़ दिया गया, जबकि निंग अंकल व्हाइट को ब्लैक व्हाइट कॉलेज की ओर ले गया। श्वेत श्याम महाविद्यालय, अमर डायनाकाई का निवास। जी निंग, तुम आ गई। काले वस्त्र पहने अमर डायनाकाई एक जेड बिस्तर पर पद्मासन में बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति का भाव था। बैठो। उसके बगल में एक प्रार्थना चटाई थी जिसके ऊपर अमर फाइवक्रेज बैठा था। निंग ने सिर हिलाया, फिर एक अन्य प्रार्थना चटाई पर बैठ गया, जबकि व्हाइट वाटर हाउंड निंग के पीछे लेट गया। मैंने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई फाइवक्रेज को ये कहते सुना कि आपने पहले ही 3 पैर वाली तलवार की 9 मुद्राओं में महारत हासिल कर ली है और आपने इसे पुनर्तः निपुण बना लिया है। अमर डायनाकाई ने हंसते हुए कहा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। अमर डायनाकाई मुस्कुराई। वाह, अब जब तुम तलवारबाजी में इतने आगे पहुंच गए हो, अगर मैं अपनी परीक्षा में असफल भी हो जाऊं तो भी मुझे संतुष्टि मिलेगी। मास्टर, आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? निंग ने घबराहट में कहा। मैं तो बस बातचीत कर रही हूँ। लगता है तुम इस मामले में मेरे जितना शांत भी नहीं हो, अमर डायनाकाई ने कहा। निंग चुप था। वह सचमुच घबराया हुआ था। आखिरकार सफलता की संभावनाएं बहुत कम थीं। अगर उसका मालिक असफल हो जाता। अमर डायनाकाई ये देखकर बस हंस पड़े। वे निंग के स्वभाव को अच्छी तरह समझते थे। निंग एक भावुक इंसान था जो उसकी भावनाओं और रिश्तों की बहुत परवाह करता था। अपने रिश्तों की खातिर वह अपनी जान भी दे सकता था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वे इतने सालों से एक दूसरे को जानते हुए निंग के व्यक्तित्व को समझ गए थे। इसलिए अमर डायनाकाई को अपने इस शिष्य से इतना लगाव था। इसीलिए वे उसके साथ इतनी ईमानदारी से पेश आते थे। यह व्हाइट वाटर हाउंड भी आ रहा है? अमर डायनाकाई ने पूछा। निंग ने सिर हिलाया। गुरु, अंकल व्हाइट को कम मत आंकिए। वे फॉर्मेशन में बेहद प्रतिभाशाली हैं और जब मैं अपने गुरु से सीखने गया था तब अंकल व्हाइट ने भी कुछ बेहद गहन फॉर्मेशन सीखे थे। उन्हें फॉर्मेशन का ग्रैंड मास्टर कहा जा सकता है। मैं उन्हें पूरे ग्रैंड जिया राजवंश में सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम स्टिल वाटर कमांड्री में वे शीर्ष 2 में से एक होंगे। ओह, इम्मोर्टल डायनाकाई और इम्मोर्टल फाइवक्रेज दोनों ने प्रसन्नता से भरे चेहरे दिखाए। जो कोई भी अपने आप को संरचनाओं का ग्रैंडमास्टर कहने का साहस करता है वह निश्चित रूप से एक असाधारण व्यक्ति होगा। निंग आत्मविश्वास से हंसा। संरचनाओं के दाव के संदर्भ में अंकल व्हाइट वाकई एक ग्रैंडमास्टर थे। इसके अलावा अंकल व्हाइट कुछ अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली संरचनाओं को स्थापित करना जानते थे और इसलिए संरचनाओं के अन्य ग्रैंडमास्टर भी संरचनाओं की प्रतियोगिता में उनसे हार जाते थे। उदाहरण के लिए स्वेलो पर्वत के आसपास उन्होंने जो अत्यंत क्रूर संरचना स्थापित की थी, संभवतः पूरे ग्रैंड जिया राजवंश में बहुत कम लोग थे जो इतनी शक्तिशाली संरचना स्थापित कर सकते थे। लेकिन हाँ, ग्रैंड जिया राजवंश में ऐसे लोग जरूर थे जो अंकल व्हाइट से भी बेहतर थे। उदाहरण के लिए ग्रैंड जिया के शाही महल के आसपास की वह संरचना ऐसी थी जिसे कोई सचमुच की महान शक्ति ही स्थापित कर सकती थी। ये स्वेलो माउंटेन के आसपास की संरचनाओं से कई स्तर ज्यादा शक्तिशाली थी।